प्रोसेसिंग, ठीक है, कि हमने जिन्होंने लिस्टिंग कर ली है, जिन्होंने प्रोडक्ट हंट सोर्स करके लिस्ट कर लिया है, उनको ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम उनको इस वक्त गाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑर्डर सोर्सिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आप इसके साथ आ जाएंगे अगर कल आप हमारे उसको फॉलो अप करेंगे और जो कोशिश से आप प्रोडक्ट लेके लिस्ट कर लेंगे तो आप इस क्लास तक साथ हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी बताऊंगा कि आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग की भी किस तरह करनी है, कि आप जब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से भी एक आध ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए इसका, ठीक है। प्रोडक्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग में सबसे पहले हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट आ जाती है, सबसे पहले हमारे को रिक्वायरमेंट उसमें आ रही है पैकेजिंग मटेरियल की। पैकेजिंग मटेरियल किस तरह ऑर्डर होगा, नॉर्मल हम जो है दराज का पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, इनिशियली तो हमें महंगा भी पड़ रहा होगा और एक क्वांटिटी में मिल रहा होता है, उसमें मिनिमम 50 फ्लायर आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई इनिशियल पे जा रहा है तो वो 50 फ्लायर ना परचेज़ करे, आपस में नेटवर्किंग करके एक पैकेट परचेज़ कर लिया, 5-5 डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये प्रोसीजर है अगर आपको दराज का फ्लायर यूज़ करना है। और दराज कहता है कि आप प्लेन वाइट फ्लायर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी करंट पॉलिसी में है, ठीक है। प्लेन वाइट फ्लायर नॉर्मल हर जगह मार्केट में ईजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। बट उसकी क्या शर्त है, उसमें क्या होता है, एक सिंपल आपका जो है फ्लायर होगा और वो पॉकेट फ्लायर कहलाता है, ताकि उसमें आप अपना शिपिंग लेबल लगा सकें। शिपिंग लेबल कैसा होगा वो भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को दराज का ही फ्लायर, दराज का ही पैकिंग मटेरियल ऑर्डर करना है दराज की एप्लीकेशन से, तो उसका एक छोटा सा प्रोसीजर ये है कि जिस मोबाइल नंबर और जिस ईमेल से आपने अपना सेलर सेंटर लॉगिन किया है, सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल से आपने daraz.pk की बायर साइट पर रजिस्टर्ड करना है, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो पैकिंग मटेरियल परचेज़ करने के लिए। अदरवाइज़ आपको पैकिंग मटेरियल परचेज़ करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी के पास इसमें भी कोई एरर आता है, बायर साइट पे आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर नहीं कर सकते, तो सिंपल आप गूगल पे लिखोगे दराज पैकेजिंग मटेरियल, वहाँ से भी आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पिकअप कर सकते हो दराज के हब से पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। लिंक मिल जाएगी, लिंक से आप पैकिंग मटेरियल क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है। एक ये आ जाता है बॉक्स, ये पिज़्ज़ा बॉक्स की तरह का बॉक्स होता है, इसमें पिज़्ज़ा नहीं होता बस। और इसके बाद फ्लायर आ जाते हैं, इसके बाद कार्डबोर्ड आ जाता है, बबल रैप आ जाता है और ब्राउन शीट आ जाती है। डिफरेंट मटेरियल पैकेजिंग साइज़ हैं, पैकेजिंग मटेरियल हैं जो डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट केस में यूज़ हो रहे होते हैं। नॉर्मल केस में हमें फ्लायर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। जो 70% पार्सल प्रोसेस हो रहा होता है वो फ्लायर में ही हो रहा होता है। अब आपकी कोई नाजुक प्रोडक्ट है या थोड़ी बहुत नाजुक प्रोडक्ट है, जैसे प्लास्टिक का बोर्ड है कोई, ठीक है, 3 पिन बोर्ड है, तो उसको आपने 3 पिन बोर्ड के बॉक्स को आपने पहले बबल रैप करना है, उसके बाद उसको फ्लायर में डालना है और आपने उस पर शिपिंग लेबल लगा के उसको शिप करना है। अब आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो फ्लायर में नहीं आ रही, उसके लिए बॉक्स के 3-4 साइज़ यूज़ हो रहे होते हैं। नाजुक प्रोडक्ट है तो आपको बबल रैप करना है उसको, नाजुक प्रोडक्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। अगर वो डिसबैलेंस हो रही है तो आपने उस पर कार्डबोर्ड रख दिए साइड पे ताकि वो ग्रिप आ जाए, क्योंकि जब यहाँ से प्रोसेसिंग हो रही होती है हब से, अगर आप हब पे देखेंगे ना 7 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, तो वहाँ से लोडिंग और अनलोडिंग हो रही होती है, तो वो इतने बेदर्दे तरीके से पार्सल प्रोसेस हो रहे होते हैं। ये वीडियो में आ गया, हब वाले पूछेंगे मुझे बुला के, ठीक है। तो ये इतने बेदर्दे तरीके से प्रोसेसिंग हो रही होती है कि हमें खुद ही अपने पार्सल को सही से पैक करके देना होता है, और इतना अच्छा हम पैक करके दें कि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये शीट आपके साथ शेयर की जा रही होंगी डिटेल में, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी की प्रोडक्ट है, कोई ग्लास बेच रहा है, ठीक है, ग्लास बेच रहा है या कोई गुलदान या ऐसी कोई फर्जाइल आइटम बेच रहा है, उस सिनेरियो में क्या होगा, आपने बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर लगाना होता है फर्जाइल का। इस तरह का स्टिकर होता है फर्जाइल का, ये नॉर्मल मार्केट पे भी मिल जाएगा आपको, या दराज से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में हम टेबल और सेल कर रहे हैं या चेयर सेल कर रहे हैं, अब ना चेयर के साइज़ का फ्लायर आता है ना चेयर के साइज़ का बॉक्स आता है। उस सिनेरियो में क्या होगा कि हमने चेयर को ब्राउन रैप करना है शीट, ठीक है, ब्राउन रैप कर देना है प्रॉपर, उसको पैक कर देना है ब्राउन शीट से, ठीक है। थोड़ी सी बबल रैप करें अगर आपकी चेयर नाजुक है, अगर नाजुक है तो आपने बबल रैप किया, अगेन उसको ब्राउन शीट किया। ये जो है पैकेजिंग मटेरियल के गाइडलाइन है, ठीक है। फिर आपने लास्ट में इसके ऊपर श्रिंक रैप यूज़ करनी है, वाइट श्रिंक रैप। अपनी कस्टम पैकेजिंग में आपने वाइट श्रिंक रैप कंपलसरी यूज़ करनी है। तो इस तरह आपकी
चेयर पैक हो गई और आपने उस पर जो है अपना शिपिंग लेबल नॉर्मल टेप से उस पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में, डिफरेंट साइज़ की चीज़ों को हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब इसमें लिखता है प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट, आपको 3 किस्म के डॉक्यूमेंट देने हैं, पिकअप लिस्ट, सेलर रिसीविंग, ठीक है, कस्टमर इनवॉइस। बट आज के दौर में पेपर जितना महंगा हो रहा है तो हम गो ग्रीन को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। यह हम अपने पैसे बचा रहे हैं, दराज नहीं बोलता गो ग्रीन को प्रमोट करने का। तो हम जो नॉर्मली एक ही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ शिपिंग लेबल यूज़ कर रहे होते हैं। अगर किसी का बहुत एक्सपेंसिव पार्सल है तब वो कस्टमर इनवॉइस भी ले सकता है, स्टॉक चेकलिस्ट भी लगा सकता है उसमें, या कैरियर मैनिफेस्ट भी उसमें लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्डर प्रोसेसिंग हमने किस तरह करनी होती है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक स्टोर है, ठीक है, ये लाइव स्टोर है, इस पर अभी तक 5 ऑर्डर आ चुके हैं। ये हमारे सामने टैब आ रही है ऑर्डर एंड रिव्यूज़ की, ठीक है। यहाँ चले गए, फर्स्ट आ गया है हमारे पास मैनेज ऑर्डर। मैनेज ऑर्डर में जाएंगे, ये 3 ऑर्डर आए हुए हैं, इनके शिपिंग लेवल निकाल के आरटीएस कर दूँ। अच्छा, ये 5 ऑर्डर है, सॉरी। पहले हम एक ऑर्डर से देखेंगे, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल एज्यूम करें किसी को एक ही ऑर्डर आया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया, टिक का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सेट स्टेटस, आरटीएस रेडी टू शिप स्टैंड फॉर आरटीएस, ठीक है। कैंसल मीन्स कैंसल, रेडी टू शिप पे क्लिक करेंगे। रेडी टू शिप क्या है भाई, आपको दराज ने ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया, आप रेडी टू शिप जब कर रहे होंगे जब आपका ऑर्डर पैक हो चुका होगा, मतलब रेडी टू शिप मतलब भेजने के लिए ऑर्डर तैयार होगा, ठीक है। आपने इसकी इनवॉइस को सेव किया, इसको रेडी टू शिप किया, क्लोज। अब दराज का एल्गोरिदम इस चीज़ को समझ जाएगा, कस्टमर के पास इस चीज़ का नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई जब आपने सेलर को ऑर्डर किया था और अब जो है सेलर के पास इसका स्टेटस आ गया है पैक, मतलब आपने कमिट कर दिया कि आपका ऑर्डर तैयार हो गया है, सिर्फ भेजना है, ठीक है। आरटीएस हो गया, ठीक है। फिर दोबारा हमने यहाँ क्लिक किया, प्रिंट पे आए। अगर ऑल डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो हम ऑल डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे। देख लेते हैं ऑल डॉक्यूमेंट में क्या है। नॉर्मल प्रोडक्ट आपको दिखा दी कि ठीक है ये प्रोडक्ट है, उसकी इतनी क्वांटिटी आपने लेके जानी है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसके बाद ये रिसीविंग आ गई कि भाई आपने हब पे दिया है तो साइन करवा ली, इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती। शिपिंग लेबल आ गया, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट में ये शिपिंग लेबल आ रहा होता है, बट अब अनकरीब इस शिपिंग लेबल को एंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए हम देख लेंगे कि शिपिंग लेबल अब हमें करंटली कौन सा यूज़ करना है। ये इनवॉइस आ गई, इसमें कस्टमर की डिटेल वगैरह लिखी हुई है, सेलर डिटेल लिखी हुई होती है, ठीक है। अब अगर हमें सिर्फ शिपिंग लेबल प्रिंट करना है, क्योंकि हम सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करने जाएंगे तो वो हमारी कॉस्ट आ जाएगी ऑलमोस्ट 50 रुपये, ठीक है। तो 4th नंबर पे यहाँ पे हमारे पास मेंशन है प्रिंट शिपिंग लेबल फॉर सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। फॉर सेलेक्टेड आइटम हमारे पास आइटम एक ही है, हमने सिर्फ उसी का पैकिंग शिपिंग लेबल निकालना है। अगर जैसे यहाँ पीछे देख रहे हैं हम, हमारे पास बल्क में है। अब मैं कहता हूँ मुझे 3 का चाहिए, तो मैं सिर्फ 3 को सेलेक्ट करूँगा तो सेलेक्टेड आइटम का शिपिंग लेबल आ रहा होगा, ठीक है। अगेन इसमें आ गए आरटीएस में, क्लिक किया, प्रिंट शिपिंग लेबल, ये हमारा शिपिंग लेबल आ गया। और जब हम इसको प्रिंट करने जाएंगे तो ये फ्लायर के साइज़ का निकल के आएगा शिपिंग लेबल, ठीक है। तो हम उसको कैसे लगाएंगे, जब हम प्रिंट करवाने जाएंगे, प्रिंट नॉर्मल कम्युनिकेशन शॉप पे वो प्रिंट देगा, वो इतना बड़ा प्रिंट आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये पूरा एक पेज पे आ रहा है प्रिंट। तो इसमें आपको एक फैसिलिटी मिल रही है पेज पर शीट के नाम से, यहाँ देख रहे हैं आप लास्ट में पेज पर शीट, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे कर दिया 4। अब ये पैकिंग जो फ्लायर है ये हमारे फ्लायर के साइज़ का आएगा, जो शिपिंग लेबल है वो हमारे फ्लायर के साइज़ का आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम 1 करेंगे तो ये डायमेंशन आउट हो जाएगी और ये हमारे पास उसमें नहीं लग सकेगा। और हम यहाँ 4 कर देंगे नॉर्मल, ठीक है। और जो बाहर से शिपिंग लेबल प्रिंट करवाने जा रहा होगा तो हमें ये पेपर इस तरह का सेव करके हम उसको देंगे और कहेंगे A4 साइज़ का प्रिंट निकाल दो। कौन से साइज़ का? A4 साइज़ का प्रिंट निकाल दो। अगर हम इस तरह करके जाएंगे तो ये हमारी एक्यूरेट साइज़ में आ रहा होगा पेपर, ठीक है।
अच्छा जी, अब इस पे देख लेते हैं इस पे भी क्या क्या लिखा हुआ है। इस पे ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर क्या है, आपका पार्सल ट्रैक कर सकते हैं आपके बायर का, कि बायर का पार्सल किस तरफ है। फिर यहाँ इसका वेट लिखा हुआ है, यहाँ बायर डिटेल्स आ गई कि भाई बायर अपने घर पे मंगा रहा है, COD मंगा रहा है, कितने का पार्सल है भाई, 830 का पार्सल है, ये इसका ऑर्डर नंबर है, ये इसकी डेट है प्रिंट की, और ये ऑर्डर की डेट आ गई। फिर यहाँ पे जो है सेलर बायर की डिटेल आ गई, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है उसके नीचे स्टोर की डिटेल आ गई। एक सिनेरियो ये है। अब हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर है, मिसाल के तौर पर यहाँ आ जाते हैं, अब हमारे पास 4 ऑर्डर है, ठीक है। अब हमने पीछे एक मिस्टेक कर दी है, वो क्या की है, हमने RTS कर दिया, रेडी टू शिप कर दिया पार्सल। किस सिनेरियो में कि हम पार्सल भेजने के लिए रेडी हैं, जब हमने उसका शिपिंग लेबल प्रिंट नहीं किया तो हम उसके लिए कैसे रेडी हो गए, ठीक है। तो पहले जो नॉर्मल प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होता है, हम उसमें ये करेंगे कि ये हमने अपने ऑर्डर सेलेक्ट किए, प्रिंट पे आए, यहाँ लास्ट ऑप्शन आ रहा है प्रिंट शिपिंग लेबल, ठीक है। सेलेक्ट ऑल किया, प्रिंट शिपिंग लेबल किया, ठीक है। ये हमारे 4 प्रिंट आ गए, 4 वो आ गए, ठीक है। अब 4 ऑर्डर हैं, 4 शिपिंग लेबल हैं। अगर हम इस तरह प्रिंट करवाने जाएंगे तो अगेन नहीं हो सकेगा, सिंपल सा प्रोसेस, पेजेस पर शीट 4 कर दिया तो ये एक ही पेज में आपके 4 प्रिंट ईजीली आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर एक बड़ी कमाल की बात नज़र आ रही है, इन शिपिंग लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर कोई नोट कर रहा है तो एक शिपिंग लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है इसमें। नहीं, मैं 1 बाय 1 चला रहा हूँ। एक 0 आ रहा है, मतलब दराज उसको फ्री में पार्सल दे रहा है या हम उसको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो नहीं है, उसका सिनेरियो ये है कि बायर ने एडवांस पेमेंट की है या बायर ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है। कोई भी केस होगा, आपको ऑर्डर डिलीवर होने के बाद आपके पे आउट में पेमेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दराज जाने, बायर जाने, ठीक है, और उनकी CS टीम जाने, हमारी फटिक नहीं है। हाँ, इस केस में आपको ध्यान ज़्यादा क्या रखना है कि ये भाई इंटरेस्टेड ऑर्डर है। एक तो COD में फेल्ड डिलीवरी फेल्ड के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि शायद वापस आ जाएगा, बट नॉन COD पार्सल में या ज़ीरो अमाउंट वाले पार्सल में 2-3 चीज़ें होती हैं। कलर का आपने उसमें वैसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो नॉर्मली हमें सभी पार्सल को जो है सही से भेजना है, कलर वगैरह, और इसमें आपने बिल्कुल ख़ास प्रोडक्ट को सही से देख के, क्योंकि वो इतना अवेयरनेस वाला कस्टमर है कि उसने इतनी लंबी ख्वारी की है, कार्ड की डिटेल डाली है या अपना सारा वो प्रोसेस, एक तो COD में नॉर्मल क्लिक किया, ऑर्डर प्लेस हो गया, और पेड पेमेंट में क्या होता है, वो प्रॉपर भाई उसमें डिटेल ऐड कर रहा है, उसको OTP आ रहा है, मतलब वो बिल्कुल जागते हुए आपको ऑर्डर कर रहा होगा कि भाई हाँ मैं ये चीज़ मंगा रहा हूँ, और वो आपसे फॉलोअप भी उस तरह ले रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये नॉर्मल आपकी शिपिंग लेबल प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे किसी के पास 100 ऑर्डर है, वो भूल गया कि मैंने कौन से ऑर्डर पेंडिंग में प्रिंट निकाल लिया है या कौन से ऑर्डर मैंने शिपिंग लेबल प्रिंट कर लिया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक छोटी सी फैसिलिटी हमारे पास आ जाती है। ये देख रहे हैं आप, प्रिंट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, जिसका प्रिंट हमने निकाल लिया वहाँ पर आ जाएगा टिक। अगर हमने प्रिंट नहीं निकाला हुआ तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा होगा रेड से, ठीक है। अभी सब पे प्रिंट का निशान आ रहा है कि इसका मतलब है कि भाई हमने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लिया, पैक हो गए, रेडी हैं, देन हम स्टेटस चेंज करेंगे रेडी टू शिप। क्यों इससे बेनिफिट किया है, इन केस अगर हमारा कभी कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो बायर एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा अगर वो पेंडिंग में है तो, ठीक है। और अगर रेडी टू शिप में आके वो कैंसिल हुआ तो दराज आपको पेनल्टी भी दे सकता है, जो कि 200 से लेके तकरीबन 500 तक आपको पेनल्टाइज कर सकता है, क्योंकि आपने यहाँ कर दिए मिस कमिटमेंट। अगर आपके पास पार्सल नहीं है और आपने उसको RTS कर दिया कि भाई मैं तो पैक कर चुका हूँ, और फिर आप उसको रीज़न दोगे कि मेरे पास नहीं था, तो ये मिस कमिटमेंट या फ्रॉडेनल एक्टिविटी के केस में आ जाती है, ठीक है।
जी, पहले प्रोडक्ट आपके पास हो, पैकेजिंग आपके पास हो, प्रिंट हो चुका हो, फिर आपने आरटीएस करना है। वैसे 24 घंटे में कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि हाँ भाई मैं इसको शिप करवा दूंगा तो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा जी, अब स्कोर कार्ड में आ जाते हैं। दराज जो है एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। अब हर मार्केट प्लेसेस के अपने रूल होते हैं, जैसे इम्तियाज़ है अगर ऑफलाइन मार्केट है, ठीक है, तो उनका अपना रूल है कि भाई उन्होंने हमें ऑर्डर लिखवा दिया और टाइम दे दिया कि 20 तारीख को हमारी इम्तियाज़ की हेड ऑफिस में या इम्तियाज़ के मेन वेयर हाउस में स्टॉक आ जाना चाहिए। अगर हम वो इम्तियाज़ को 20 तारीख को 3 बजे स्टॉक नहीं देंगे तो वो अगली बार हमसे परचेजिंग नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि हम उसको क्रेडिट पे भी दे रहे हैं, 2 महीने का क्रेडिट भी दे रहे हैं, बट उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है, ठीक है। इम्तियाज़ के पास कस्टमर है, उसके पास सेल है, तो हमें उसकी ज़रूरत है, इम्तियाज़ को अपनी हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें उनकी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। इस तरह ऑनलाइन में दराज मार्केट प्लेस है, दराज के पास बायर है तो हमें दराज की ज़रूरत है, दराज को हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी दराज न्यू सेलर के लिए क्या कहता है कि भाई अगर न्यू सेलर है, पहली दफ़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया ना, पहली दफ़ा कि चलो कोई चीज़ पता नहीं थी, आइडिया नहीं था, तो एक चांस उसको ज़्यादा दिया। वरना नॉर्मली दराज बोलता है कि भाई एक पुराना सेलर है, उसके ऑर्डर आ रहे हैं और उसको 100 ऑर्डर आए हैं और उसने उसमें से 2 कैंसिल किए तो बर्दाश्त है, तीसरा ऑर्डर कैंसिल करना बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो पुराने सेलर के लिए इतनी सख्त पॉलिसीज़ हैं, क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है, उसको सिस्टम का पता है, उसको एल्गोरिदम का पता है, ठीक है। अच्छा, एक और फैसिलिटी इसमें क्या आ जाती है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम ऑर्डर कैंसिल हो गया ड्यू टू सम रीजंस कि आपको प्रोसेसिंग करना नहीं आ रही, तो ये तो आप चले हम आपको ट्रेन कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, और आप लोग आ रहे हैं। वरना दराज एक और फैसिलिटी दे रहा होता है, आपके साथ कोई टेली सेल्स का बंदा अटैच हो जाएगा, कॉल करके आपको सारी चीज़ें गाइड कर रहा होगा कि भाई इस तरह करें, इस तरह करें। अच्छा जी, अब नॉर्मल दूसरी दफ़ा ये सिनेरियो हो गया तो दराज आपको कहेगा कि आपकी दुकान को 1 हफ़्ते के लिए बंद किया जा रहा है, 1 हफ़्ते तक आपके पास कोई ऑर्डर रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तीसरी बार हो गया तो आपको दोबारा वार्निंग आएगी कि भाई आपको 14 दिन के लिए जो है डीलिस्ट किया जा रहा है, 14 दिन तक आपको कोई ऑर्डर रिसीव नहीं होगा। चौथी बार हो गया तो आपको दराज कहेगा कि भाई अल्लाह हाफिज़, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिसी देखने में तो बहुत बुरी लगती है, बट ये बायर एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़रूरी है और नॉर्मली इस बेस पे ऑर्डर हमारा कैंसिल नहीं हो रहा होता। जब हमारी कोई प्रोडक्ट चल जाती है तो हम उसको मेक श्योर कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास उसके रोज़ के 2 ऑर्डर आ रहे हैं तो हम 1 हफ़्ते का या 10 दिन का गैप रख के उसकी परचेजिंग कर रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। फिर आ जाता है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, गिनती की 3-4 चीज़ें। एक चीज़ हमने देख ली कैंसिलेशन रेट, दूसरा QIR, तीसरा प्रोसेसिंग टाइम और चौथा IM चैट। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, जितना जल्दी हमने ऑर्डर पहुंचाना है, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग रिस्पांस रेट क्या है, कस्टमर को कितना जल्दी जवाब दे रहे हैं। इस पे छोटा सा कल एक केस स्टडी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इससे कस्टमर एक्सपीरियंस कितना ख़राब होता है और दूसरी कितनी सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी? नहीं, किस इनमें एक पॉइंट पे मैं किस पे एग्जांपल देने वाला था, मैं भूल गया। इंस्टेंट मैसेजिंग रेट, राइट। भूल मैं थोड़ा ज़्यादा जाता हूँ और इससे आप लोग भी जागते रहेंगे। अच्छा, मैं आपको ऑफलाइन की एग्जांपल दूंगा, ये सिनेरियो ऑनलाइन का है बट सेम है। कल हम लोग जो है बॉयज़ टीम एक रेस्टोरेंट पे गए खाने के लिए, कबाब जीस नाज़माबाद, ठीक है, सॉरी मोहम्मद अली सोसाइटी, ठीक है। वहाँ पे एक फ्राइड चिकन करके कुछ रेस्टोरेंट था। अब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, प्रोडक्ट बहुत अच्छी, बट वहाँ पे उनका जो है रिस्पांस रेट नहीं था। हमने पानी ऑर्डर किया, 20 मिनट हो गई, हमें एक्सपीरियंस ख़राब। हमारा ऑर्डर हमारे पास आया, अगेन उसमें मिस्टेक्स, ठीक है। प्रोडक्ट बेहतरीन, KFC का बाइकआउट चल रहा है ना भाई, तो KFC के टक्कर की प्रोडक्ट थी। अगर बाइकआउट नहीं होता तो हम वहीं से खड़े होकर बराबर में KFC में चले जाते, मतलब उनकी सर्विस इतनी थी, ठीक है। तो जब भी आपके पास मैसेज आ रहा है तो आपने जो है बायर के आने वाले मैसेज को क्विक रिस्पॉन्स करना है और उसको रेजोल्यूशन देना है, उसकी क्यूरी को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि उसने आपको लिखा कि भाई पार्सल नहीं पहुंचा, आपने कहा ठीक है पहुंच जाएगा, ये रिप्लाई हो जाएगा। रिप्लाई रेट आपका दराज बोलेगा भाई ठीक है रिप्लाई मिल रहा है, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इस पर नहीं जाएगी। कस्टमर को उसका रियल स्टेटस आपने बताना है। वो आप कैसे बताएंगे? लाइव चैट पे उसका ऑर्डर नंबर लेके जाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे, वो आपको रियल अपडेट देगा कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट फेल्ड हो गया है, या फॉर एग्जांपल
भाई टंडो आदम का पार्सल है तो वो उसके उस स्टेशन पे रखा है, वहाँ से वहाँ तक कितने दिन में हो जाएगा। रियल स्टेटस आपने लेना है, उसको कॉपी पेस्ट करना है अपने बायर को, उसकी क्यूरी को उसको सेटिस्फाई करना है आपने, ठीक है। जब ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा मोस्टली पहली चीज़ तो आपकी कैंसिलेशन रेट ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्वालिटी इशू रेट, जो प्रीवियस सेलर है उनको पता होगा यहाँ पे कि मेन जो एक चीज़ आती है क्वालिटी इशू रेट, यही एक दुखती रग है बस, ठीक है। इस पर भी बात करेंगे। और प्रोसेसिंग टाइम, दराज आपको कहता है भाई 24 वर्किंग आवर में आपने पार्सल शिप करना है। पीर की सुबह को आपके पास पार्सल आया है तो 24 वर्किंग आवर कब तक हो जाएंगे जी? पीर की सुबह 9 बजे पार्सल आया है तो 24 वर्किंग आवर कब तक हो जाएंगे? मंगल की सुबह 9 बजे तक नहीं होंगे, ठीक है। वर्किंग आवर में हम सोने के टाइम को हम काम में काउंट नहीं करते। वर्किंग आवर इज स्टैंड फॉर जितना काम का टाइम है, और नॉर्मली 8 से 10 घंटे का जो है टाइम दिया जा रहा होता है, ठीक है। तो मंगल के दिन शाम 6 बजे तक ये आपके पास वैलिड होगा, ठीक है। सोने के 8 घंटे निकाल देंगे सिर्फ, ठीक है। ये प्रोसेसिंग टाइम हो गया। अगर आप मंगल की शाम तक कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। उसके बाद इजाज़त नहीं है। और अगर आपने पीर की सुबह 9 बजे पार्सल आया है और आपने 12 बजे शिप करवा दिया तो क्या ही बात है। दराज इस पर आपको बोलेगा ले लो भाई एक और ऑर्डर ले लो, ठीक है। तो वो वाला सिनेरियो है। जितना जल्दी आप पार्सल प्रोसेस कर रहे होंगे ना तो उससे आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव हो रहा होगा, दराज के बाद अच्छी फीडबैक जा रही होगी और एल्गोरिदम आपको उस हिसाब से ऑर्डर देगा। अब आप मेरी तरह कहोगे भाई पीर का ऑर्डर आया है बुध को शिप करवाऊँगा, तो फिर आपको हफ्ते में एक ही ऑर्डर देगा, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं मेन चीज़, क्वालिटी इशू रेट। क्या है भाई क्वालिटी इशू रेट? अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहा है या कोई भी चीज़ XYZ सेल कर रहा है और वो रिटर्न आती है, रिटर्न और डिलीवरी फील्ड दो चीज़ों में फ़र्क था, बताया था लास्ट, ठीक है। क्या फ़र्क होता है रिटर्न और डिलीवरी फील्ड में, ज़रा बता दें कोई? ठीक है, रिटर्न वो होता है जो कस्टमर रिसीव करके उसकी पेमेंट करके उसको थोड़ा इस्तेमाल करके वापस कर रहा है। डिलीवरी फेल्ड वो होता है जो कस्टमर डोर स्टेप पे रिजेक्ट कर रहा है या कोई राइडर उसको डिलीवर करने नहीं जा रहा, वो सिनेरियो डिलीवरी फेल्ड में आते हैं। उसमें हमारा पार्सल ओपन नहीं हुआ, एज इट इज़ हमारे पास रिटर्न आ गया, उस पर कोई हिट नहीं है। जैसे आपने 100 पार्सल भेजे और आपको 25 रिटर्न आ गए, डिलीवरी फेल्ड आ गए, तो आपको कोई हिट नहीं लगेगी, सिर्फ आपके फ्लायर की आपको हिट लग रही है 20 रुपये, ठीक है। दराज इतनी भी फैसिलिटी देता है कि अब आप वो 20 रुपये भी कवर कर सकते हो। वो किस तरह है वो आप आगे जाके देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं कि कस्टमर ने रिसीव कर लिया, 100 कस्टमर ने पार्सल को रिसीव कर लिया और 10 ने उसको रिटर्न रिक्वेस्ट कर दी और रिटर्न कर दिया, तो दराज बोलेगा अल्लाह हाफिज़, ठीक है। दराज इसमें भी कितनी इजाज़त देता है? जो प्रीवियस सेलर है उनको पता होगा कितना % है। इसको निकालो बाहर आरिस भाई, आगे बढ़ा है सबसे। 2% इसमें भी इजाज़त देता है कि आपके पास 100 पार्सल डिलीवर हुए हैं, आपके बायर्स को 100 पार्सल डिलीवर हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ 2 पार्सल की इजाज़त है कि वो रिटर्न आए। % में होता है, मैं आपको नंबर्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए, ठीक है। जैसे 150 पे 3 हो जाएंगे, 50 पे और 25 पे, तो वो एक भी आया ना तो वो 3% तक जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो तो वो हम आगे कवर करेंगे कि नहीं होना चाहिए। इन केस आपको अगर कोई क्वालिटी इशू रेट पे रिटर्न आता है तो रिटर्न आने से पहले आपके पास एक ईमेल मौसूल होती है दराज की जानिब से कि आपका जो ऑर्डर है वो रिटर्न रिक्वेस्ट किया है बायर ने, उसका ऑर्डर नंबर ये है। तो आप अच्छे बच्चों की तरह उस ऑर्डर नंबर से उसका मोबाइल नंबर निकाल के कॉल कर लेंगे, भाई क्यों रिटर्न रिक्वेस्ट हो रही है। बदमाशी नहीं करनी, बिल्कुल प्यार से अस्सलाम वालेकुम जी दराज की जानिब से बात कर रहा हूँ, क्या मसला पेश कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ बता देना है आपने। तो वो आपको मोस्टली बोलेगा कि भाई ये मसला है। अगर वो एक्चुअल आपका ऑन कॉल रिजॉल्व हो सकता है तो वेल एंड गुड, क्या बात है। अच्छा, ये चीज़ भी कहाँ एक और जगह पता चल रही होती है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कस्टमर रिटर्न्स, ठीक है। कहाँ आता है ये? परफॉर्मेंस इंक्यूबेटर है, इसमें आ जाता है कस्टमर रिटर्न्स। अब बायर इनिशिएटेड रिटर्न, यहाँ मतलब बायर ने फैसला कर लिया कि मुझे रिटर्न करना है और उसने रिटर्न रिक्वेस्ट पे वहाँ क्लिक किया और यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है, बायर इनिशिएट रिटर्न, पेंडिंग इंस्पेक्शन। पेंडिंग इंस्पेक्शन मतलब बायर ने उसको पैक करके दराज के हाथों में दे दिया, ठीक है।
वो फिर आपके हाथ से केस निकल गया। जब तक यहाँ पर है, जब तक हम उस पर कर सकते हैं। और एज़ पर एक्सपीरियंस क्या होता है, अगर 10 बायर ने रिटर्न इनिशिएट किया है तो 2-3 के साथ मसला होता है कि उनको इस्तेमाल करने नहीं आ रहा होता, इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट होता है, कोई उसको देखना पढ़ना नहीं आ रहा होता। तो पहली कोशिश हमारी हो कि हम IM चैट के थ्रू देख लें, या अगर हम उसको कॉल कर रहे हैं तो हम उसको ऐसे टाइम पे कॉल करें जो वर्किंग टाइम हो। अब मैं मोस्टली अगर 2 बजे रात के उसको कॉल करूँगा तो वो मेरी कंप्लेन कर रहा होगा अगले दिन, ठीक है, क्योंकि कॉल करना रिकमेंडेड नहीं है। पहली कोशिश ये हो कि हम उसको चैट के थ्रू या रिजॉल्व करवा दें, ठीक है। अब अगर 10 यहाँ पे रिटर्न इनिशिएट रिक्वेस्ट हैं, 2 से आपने बात की, वो सेटिस्फाई हो गए। एक ने कह दिया कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर मंगाया था, पिंक निकला है, तो आपने उसको उस पर सेटिस्फाई करना है। अगर आपने सही भेजा है, गलत भेजा है तो आपने उसके साथ कंपलसिएट करना है। आपने कह देना भाई मैं 10% का वाउचर दे देता हूँ, ह्यूमन एरर है, मिस्टेक है, या रिप्लेस करवा देते हैं अदर कोरियर सर्विस, ठीक है। 3% आपके 3 कम हो गए, 1 का 2 कोई वैलिड होंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई कह देता है भाई डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, तो वो सिनेरियो आपने पैक करके सही से भेजा है, आप उसको खुद कहेंगे कि भाई ठीक है तराश को आप रिटर्न कर दो, उससे ना आपको हिट लग रही होगी ना उसको मसला होगा, ठीक है। वो हम आगे जाके देखेंगे कि उस सब चीज़ों को कैसे बेयर करना है अगर कोई डैमेज पार्सल हमारे पास रिटर्न आए तो, ठीक है। उसके लिए क्लेम फॉर्म का एक वे यूज़ हो रहा होता है। कुछ 1-2 ऐसे होंगे जो खुद से ही नहीं देंगे, जिनको सही हो जाएगा। और मोस्टली जो है ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, हम जितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं बायर से, ये चीज़ हमारी रिजॉल्व उतनी जल्दी हो सकती है, उतनी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो और अगर ये केस यहाँ से यहाँ चली गया, फिर दराज की जानिब से आपके पास कॉल आएगी कि भाई आपके फला बायर ने आपको ये आइटम रिटर्न करने का फ़ैसला किया है कि हम इसको रिटर्न कर दें, आप इसको कबूल करते हैं? तो आप बोलेंगे कबूल है, मगर ये 10,000 के ऊपर हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट 10,000 से नीचे की है तो वो आपसे बगैर पूछे उस चीज़ को रिटर्न कर देगा। फिर आ जाते हैं रेटिंग पे, ठीक है, वापस चलते हैं शीट पे। उसमें हम नॉर्मल एक्स फॉर्म में कवर करेंगे कि हम उसका सिर्फ क्वालिटी का वो हम फिल कर रहे होंगे QIR का, और अपनी रेटिंग रिवर्स करवा रहे होंगे। ये एक गैप है पाकिस्तानी मार्केट में, अफसोस के साथ यहाँ बायर भी एब्यूज़िव है, बाज़ दफ़ा सेलर भी एब्यूज़िव है। रिसेंटली मैं साथ के साथ परसों बैठा हुआ था हारिस भाई, एक केस आया मेरे पास, एक बड़े नाम है उसका, 40 मिलियन का उसने दराज के साथ जो है एक ब्लेंडर किया है 11-11 में, 40 मिलियन का, 40 मिलियन, ठीक है। और बाकायदा उस पर एक बहुत बड़ा केस चल रहा है। तो इस तरह छोटे लेवल पे भी केस हो रहे होते हैं, 2-4-5 लाख रुपए की भी सेलर चीट कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा बायर चीट कर रहे होते हैं, तो उस बायर के अगेंस्ट भी दराज एक्शन ले रहा होता है, ठीक है। यार वो जो वहाँ उनकी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो बेचारे नए बच्चे होते हैं, 2-4 दिन के ट्रेन हुए हुए, यहाँ पे उनका गैप है, यहाँ इनके वेयर हाउस हेड है मैडम, उनसे एक दफ़ा इस पर डिटेल डिस्कशन हुई थी। तो दराज का प्रोजेक्ट है कि अब वो कैटेगरी स्पेशलिस्ट उठाएगा क्वालिटी चेक के लिए, जो पेंडिंग में जाता है, जो इंस्पेक्शन में जाता है, वो उसके स्पेसिफिक बंदे उठाएगा। जैसे अगर उनके पास कोई मोबाइल रिटर्न आया है तो वो मोबाइल मार्केट से ही अपने पास ऐसी टीम हायर कर रहा होगा जो उस चीज़ को चेक कर रही होगी, कि अगर उसके पास कोई वॉशिंग मशीन आया है तो वो उसी चीज़ का एक्सपर्ट अपने पास हायर करेगा कि वो उसको चेक कर सके प्रॉपर कि यार एक्चुअल इसमें मसला है कि नहीं है, ठीक है। तो ये गैप है, इसको आहिस्ते आहिस्ते सॉल्व किया जा रहा है और ये डेवलप हो रहा है। अगर मैं सिंस 2017 की बात करूं तो उस वक्त रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा था और उस वक्त क्लेम भी नहीं मिला करते थे। अली बाबा के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं और चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, सॉर्ट आउट हो रही हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं स्कोर कार्ड पे। स्कोर कार्ड में क्या है भाई? OOS, आउट ऑफ स्टॉक रेट, QIR, क्वालिटी इशू रेट, PT स्टैंड फॉर जी, PT मीन्स प्रोसेसिंग टाइम। क्या था प्रोसेसिंग टाइम? 24 वर्किंग आवर। उसके बाद IM, इंस्टेंट मैसेजिंग रेट, ठीक है। अब दराज कहता है कि भाई 2% के अंदर अगर आपने ऑर्डर कैंसिल किया या 2% से अंदर आपका QIR आया या आपने 85% से ऊपर आपने पार्सल को शिप करवाया और 70% आपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया, तो हम आपकी ऑर्डर लिमिट को इंक्रीज़ कर देंगे। मतलब एक इनिशियल जब सेलर आता है तो उसकी जो ऑर्डर लिमिट है, ठीक है, ये डॉल स्टैंड फॉर डेली ऑर्डर लिमिट, वो 10 होती है। जब एक नई न्यू सेलर अकाउंट बनता है तो दराज उसको 10 की लिमिट देता है, ठीक है।
10 की लिमिट से क्या होता है कि भाई दराज के पास भी चांस है, वो चेक कर सकता है कि भाई सेलर किस तरह चल रहा है। अब 10 की लिमिट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 के 10 ऑर्डर आएंगे, भी पॉसिबल आपके पास एक ऑर्डर आया, हो सकता है 10 दिन में एक ऑर्डर आया, कि आपकी प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है, आप में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अगर तो आपको रोज़ का 2 ऑर्डर रिसीव हो रहा है और आपका जो सारा क्राइटेरिया ये फुलफ़िल हो रहा है, तो आपका जो है दराज 50% तक ऑर्डर लिमिट इंक्रीज़ कर देगा। 50% कितनी हो गई 10 की? 15 हो गई, ठीक है। 15 आपकी ऑर्डर लिमिट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्कोर कार्ड में वापस 50% ऐड हो जाएगा। कितनी हो गई भाई नेक्स्ट 50%? 22 हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और फैसिलिटी इधर आपको देता है कि ठीक है भाई, अगर आपने OOS को सही नहीं रखा और 2% के माइनस गया, QIR माइनस गया, PT माइनस गया, रिस्पॉन्स रेट माइनस गया, तो मैं 10% डिक्रीज़ करूँगा। जहाँ प्लस 50% कर रहा है दराज, वहाँ वो डिक्रीज़ कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 10%, ठीक है। वो भी सेलर्स की आसानी के लिए, अगर वो भी 50% डिक्रीज़ करा तो कर सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बाकी स्कोर कार्ड पे हारिस भाई थोड़ी सी बात करेंगे। हारिस भाई आप आ जाए। क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा जी, एक स्टोर है और ये डमी स्टोर है। इसको देख के अगर आप बोलेंगे कि यार ये इस तरीके से चल रहा है, चूँकि हम लोग जो है वो क्लाइंट्स के मल्टीपल स्टोर्स होते हैं तो अलाउ नहीं होता कि भाई किसी भी स्टोर को खोल के यहाँ पे दिखा दिया जाए। तो ये एक रिसेंट का स्टोर है, बंद पड़ा हुआ, उसको थोड़ा सा एक्टिव कर दिया आप लोगों के लिए, जिस पे ऑर्डर्स आ गए। अभी आपको लुकमान भाई ने पेंडिंग से RTS करना सिखाया। अगर एक ऑर्डर पेंडिंग पे आपके पास होता है और आप उसको अगर रेडी टू शिप कर देते हो और उसके बाद वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे कि आप उसको कैंसिल कर सको, ठीक है। RTS करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। बहुत सारे लोगों को होता है कि जैसे ही ऑर्डर आया कर दिया, मोबाइल से भी हो सकता है, लैपटॉप से भी हो जाता है, एक्साइटमेंट होती है बंदे को, लेकिन जब तक नहीं करना है, जब तक इन हाउस इन्वेंट्री मौजूद नहीं हो, ठीक है, RTS हम ऑर्डर को नहीं करेंगे। क्योंकि अगर RTS कर दिया तो उसके बाद फिर वो शिप करना ही करना है, वरना पर ऑर्डर 200 रुपये अलग लगेंगे, कैंसिलेशन का चार्ज अलग लगेगा, ऑर्डर लिमिट अलग चली जाएगी, मतलब मसले मसाइल में आ जाएंगे आप। वो करेगा तो उसके लिए माफ़ी है, कुछ भी आपको लीगल एक्शन नहीं आएगा दराज की तरफ से। पैकेजिंग मटेरियल पे आप लोगों ने देखा भाई, बॉक्सेस तकरीबन 4 से 5 किस्म के आते हैं। दराज पे जाके हम सर्च करेंगे पैकेजिंग मटेरियल, तो दराज का पैकेजिंग मटेरियल तकरीबन 3 से 4 किस्म के आपके सामने आ जाएंगे। बॉक्सेस अलग अलग वेरिएशन के होते हैं, लेकिन दराज के जो बॉक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इनिशियली तो हम ले सकते हैं काम शुरू करने के लिए, लेकिन जब एक प्रॉपर आप बिज़नेस कर रहे होते हो, जब आपका रनिंग में बिज़नेस होता है, तो वो चीज़ बहुत महंगी फील हो रही होती है। इसका इतना सा बॉक्स भी 20 रुपये का होता है, लेकिन वो सब जब आप कॉस्टिंग में ऐड करते हो तो वो आपका बजट बाहर कर देता है। फ्लायर अगर मार्केट से नॉर्मल वाइट फ्लायर हमको मिलता है तकरीबन कुछ 6.5 रुपये का, तो दराज का 9.5 रुपये का है। तो जब आप मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, यूनिट इकोनॉमिक्स देख रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो हम नॉर्मल वाइट फ्लायर भी यूज़ कर सकते हैं, हमको नॉर्मल बुल्डन मार्केट से, सदर से अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि क्वांटिटी कम में भी दे देते हैं, या लुकमान मैंने आपको बोला कि ग्रुप बना के भी आप लोग ले सकते हो। फ्लायर का होना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। पता चला ऑर्डर आया, फ्लायर नहीं है, पैकेजिंग मटेरियल नहीं है, तो उस केस में भी आपके लिए इशू है, ठीक है। फ्लायर 2 तरीके से ऑर्डर हो सकता है। अगर दराज का हम ले रहे हैं, हम नॉर्मल दराज.pk से ख़रीद सकते हैं, और एक और लिंक है सेलर सेंटर के अंदर की, आपके पास लिंक होती है, वो हम सर्च करके देख लेते हैं उसको किस तरीके की होती है। लुकमान भाई बाहर चले गए। क्योंकि पैम्पर के टूटने का कोई ख़तरा नहीं है, प्लस कुछ ना कुछ तो वो लपेटता होगा, ब्रॉन शीट, श्रिंक। कुछ सेलर्स एग्जाम भी करवा लेते हैं अपनी पैकेजिंग मटेरियल, जिनके बड़े पैमाने पे ऑर्डर्स होते हैं ना, वो अपनी पैकेजिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन वो दराज से मुंसलिक करनी पड़ती है, अलाउ होगा तभी वो कर सकता है। ऑर्डर वेलोसिटी पे होता है। अब मैंने यहाँ पे गूगल पे लिखा पैकेजिंग मटेरियल दराज, मेरे पास तीसरी एक लिंक आ रही है सेलर पैकेजिंग नाम की। ये एक ऐसा लिंक है, क्योंकि दराज.pk पे बाज़ औक़ात आप लोग देखोगे कि आउट ऑफ स्टॉक होता है, मिल नहीं रहा होता। यहाँ पे आप अपनी शॉप का सेलर आईडी डालोगे, अपना फ़ोन नंबर डालोगे, अपनी ईमेल डालोगे, NIC डालोगे, आपको ये ले जाएगा कि भाई क्या क्वांटिटी चाहिए, नियर बाय हब से आप पिकअप कर लो। तो ये सेलर्स के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे हमने
ये जो मैट्रिक्स हैं डेली बेसिक्स पे आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। लोगों का कंसर्न रहता है भाई रिटर्न है, प्रोसेसिंग टाइम है, चीज़ें हाथ में नहीं है, मसले मसाइल हैं, तो सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को 24 घंटे में एक दफ़ा देख लेना है। सही है। उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें ऑर्डर्स आ जाते हैं पहले नंबर पे हमारे पास, क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरे कितने रिटर्न्स हैं, मेरे कितने रिव्यूज़ हैं। हर 10 ऑर्डर के बाद एक रिव्यू बढ़ना चाहिए आपका उसूलन। नॉर्मली जो पैटर्न है 10 ऑर्गेनिक ऑर्डर के बाद एक रिव्यू नहीं आ रहा है तो फिर उस पर वर्किंग करने की ज़रूरत है। अगर मैंने कोई नया प्रोडक्ट डाला है तो वो बताएगा कि भाई QC के अंदर है, जो हमने देखा था लास्ट क्लास में। ऑनलाइन हो गई तो ऑनलाइन आपको 9 प्रोडक्ट वो शो कर रहा है। आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं अगर प्रोडक्ट्स तो आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि अगर कोई 5 आपको पता है 5 थी कल तक, एक और हुई है तो देखना पड़ेगा कि यार इसके साथ मसला क्या है, स्टॉक है मेरे पास, उसको खोलना है, क्या रीज़न है उसका। रिजेक्ट जो कि आपने बंद कर दी हैं, QC उसके अंदर सस्पेंड हो गई हैं, दराज ने बंद कर दी हैं, तो वो आपके सामने यहाँ पे आएगा। पेंडिंग ऑर्डर, कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर सबसे पहला एक होता है इनिशिएट रिटर्न और इंस्पेक्शन। इस दौरान के अंदर सिर्फ 24 घंटे का टाइम होता है। बहुत सारे लोगों को दराज की पॉलिसी बहुत बुरी लगती है। या आपके स्टोर की ओरिजिनल यहाँ पे मीटर चल रहा होता है। मीटर कहाँ से आएगा, प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पे दराज यूनिवर्सिटी पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये तमाम चीज़ें एक्टिवली चल रही होती हैं। ये किस प्रोसेस पे चल रही होती हैं, 14 डेज का एक साइकिल होता है कि पहली तारीख को अगर शुरू होगी है तो 14 तारीख को एंड होगी। उसकी बेसिस पे अगली परफॉर्मेंस का फैसला किया जाएगा। दराज अपने सेलर की परफॉर्मेंस को हर 14 डेज के अंदर ट्रैक कर रहा होता है और ऑर्डर लिमिट से उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होता है। मैं कितना बड़ा भी सेलर हूँ, अगर मेरी ऑर्डर लिमिट ही 10 कर दी जाएगी तो मैं 11 ऑर्डर नहीं कंप्लीट कर सकता। सही है। तो ऑर्डर लिमिट पे वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उसी तरीके से परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने का 50% से बढ़ा देता है, डिक्रीज करता है तो 10% से बढ़ा देता है। ये आपके पास 3 चीज़ें चल रही होती हैं बेसिकली। OSS आउट ऑफ स्टॉक। OSS डिपेंड करता है आपके ऊपर। OSS बढ़ना ही नहीं चाहिए कभी। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथ के अंदर है। आपको ऑर्डर आया, OSS यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि आपने 10 प्रोडक्ट आज आउट ऑफ स्टॉक कर दी। आप मन चाहे कितनी प्रोडक्ट का स्टॉक खोलो बंद करो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पे इफेक्ट तब पड़ेगा जब एक ऑर्डर आया, आप उसको दिए गए टाइम पे शिप नहीं कर सके, तो वो कंसिडर होगा कि आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आप आउट ऑफ स्टॉक हो। तो आउट ऑफ स्टॉक कभी भी नहीं आना चाहिए स्टोर पे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप लोगों से। कि आपने मिसअंडरस्टैंड क्यों किया कि भाई मेरे पास माल नहीं था, मैंने खुला रखा, फिर मैं सप्लायर के चक्कर काटता रहा, मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिली और वो इवेंचुअली ऑर्डर खुद कैंसिल हुआ। खुद कैंसिल कब होता है? 24 आवर का हमारे पास वर्किंग टाइम में शिप करना है, उसके बाद हमको एक 24 घंटे एडिशनल दिए जाते हैं वर्किंग आवर के। तो ये कुल मिला के अगर नॉर्मल बोलूं कि पीर की सुबह ऑर्डर आया तो कम से कम ये बुध तक आपके पास रहेगा। बुध के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा। जो भी आपने कलर देखा था इस ऑर्डर का, ये देख रहे हैं ग्रीन कलर से यहाँ पे शो कर रहा है ये आपको। ये पहले येलो होगा फिर रेड हो जाएगा एंड में और लिखा हुआ आ जाएगा SLA ब्रीच। शिप ऑन टाइम जो है वो ब्रीच हो गया है। अब भी 24 घंटे तुम्हारे पास कि इसको कर दो, क्योंकि फिर आपको कैंसिलेशन रेट पड़ेगा। अगर हम SLA के बगैर मतलब SLA हो गया और शिप कर देते हैं तो हमारा PT टाइम पे, प्रोसेसिंग टाइम पे इफेक्ट आएगा, कैंसिलेशन पे नहीं आएगा। ऑर्डर का खुद आके कैंसिल हो जाना एल्गोरिथम पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है कि एक तो हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं और आप उसका रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। तो ये वाला काम तो पूरी कोशिश करनी है कि ना हो। आपने जो चीज़ लिस्ट की है, जो स्टॉक खोला है, जो प्राइसिंग रखी है, वो आप सारी चीज़ें चेक करके रखो। अगर ऑर्डर आता है तो आपको शिप करना है। ऑर्डर खुद से आगे कैंसिल होता है तो बड़ा मसला है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल अब RTS पे ना मेरे पास ऑप्शन, अगर मेरे पास ये ऑर्डर मैं यहाँ पे लेट सपोज कैंसिल कर देता हूँ तो अब क्या हो रहा है, कस्टमर का टाइम ख़राब किया मैंने। पेंडिंग में हो सकता है मेरे पास 24 घंटे पड़ा हुआ हो। अब जाके मेरे को लगता है कि यार ये मेरे पास नहीं है आइटम, मुझे इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दे, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। तो अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो पहले तो मुझे 200 रुपये पर ऑर्डर देने पड़ेंगे क्योंकि मैंने फेक RTS किया।
जब मेरे पास प्रोडक्ट नहीं थी तो मैंने रेडी टू शिप किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कस्टमर का टाइम ख़राब किया, तो कम से कम मुझे 200 रुपये चार्ज करेगा और मेरा आउट ऑफ स्टॉक का टाइम बढ़ा देगा। अब आउट ऑफ स्टॉक का जो टाइम है यहाँ पे अलाउ कितना कर रहा है, 2%। अगर मैं उस पीरियड पे, उस 14 दिन के साइकिल पे 100 ऑर्डर शिप करता हूँ और मैंने 2 कैंसिल कर दिए तो ये 2% होगा, सही है। लेकिन अगर मेरे ऑर्डर ही 2 हैं और मैंने 1 कैंसिल कर दिया तो क्या होगा, ये 50% क्रॉस कर देगा, सही है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर और ये परसेंटेज चल रहा है, 100 का ये रिफ्लेक्ट करेगा आपको। नंबर्स ऑफ ऑर्डर आपके पास कितने हैं उस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगा। तो OSS पे हमने समझ लिया भाई आउट ऑफ स्टॉक रेट कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप लोगों से, आप लोगों के हाथ में इसको कंट्रोल करना। आपकी गलती से बढ़ेगा, अदरवाइज ये नहीं बढ़ेगा। तो इस पे तो कोशिश करनी है कि ये कभी भी ना बढ़े हमसे। इसके बाद आ जाता है QIR। QIR में बहुत दफ़ा धोखा हो जाता है कि कस्टमर ने मंगवाया, फेक रिटर्न कर दिया, ज़बरदस्ती रिटर्न कर रहा है। कभी कभी कंपेटिटर रिटर्न कर देते हैं कि भाई ये नया सेलर आया, बराबर में क्यों आया। जलन होती है आपस में दुकानदारों को, तंग कर रहे होते हैं लोगों को। तो QIR में आपकी गलती ना होने के बाद भी ये बढ़ सकता है, सही है। लेकिन इसका आप तरीका समझते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक का स्टोर चला रहा हूँ तो 2% कुछ भी नहीं है मेरे लिए। नॉर्मली हमारे पास भी वो 2, 2.5, 3% पे नाच ही रहा होता है, वो रुकता नहीं है एक जगह पे, क्योंकि रिटर्न आते हैं भाई, मसला होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में। आपका काम यह है कि आप फाइनल कस्टमर को प्रोडक्ट चेक करके दो, चलती हुई हालत में दो। आपको लगता है कि बैक टू बैक इस हफ्ते में इसके 3-4 रिटर्न है, उस प्रोडक्ट को बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हमने बात की थी कि क्वालिटी चेक करनी है, क्वालिटी मेक श्योर करनी है। तो उसके बाद भी अगर आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, आप बेच नहीं सकते उसको। आपको रिटर्न्स आ रहे हैं, अगर बैक एंड पे स्कोर कार्ड डैमेज हो रहा है तो वो फिर आपको ग्रो नहीं करने देगा। वो ऑर्डर ना मल्टीप्लाई होंगे, उल्टा डिक्रीज होते चले जाओगे। और स्कोर कार्ड डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है आपकी रैंकिंग से। आपकी मार्केटिंग पे आप लाख रुपए स्पेंड कर दो, ये चीज़ें सही नहीं है, आपका काम नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें सही हैं और आप स्पेंडिंग भी नहीं करते, ऑर्गेनिक चलते हो, तो आपको ग्रोथ मिलेगी, सही है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है, जो 3 चीज़ें OSS, QIR और आपका शिप ऑन टाइम या RTS टाइम कह लो उसको। अगर भाई यहाँ पे एक सवाल आया कि वर्स्ट केस सिनेरियो में एक प्रोडक्ट मैंने खोल दिया, ठीक है, मैंने माउस को स्टॉक में था, सारी चीज़ें थी, मेरा सप्लायर से बहुत ज़्यादा भरोसा था, उसने बोला मिल जाएगा, जब भी आप आओगे रात में भी फ़ोन करना, मैं आपको प्रोडक्ट दे दूंगा। लेकिन अब मसला ये हो गया कि ऑर्डर आ गया है और अब माल नहीं मिल रहा। ऑर्डर आया, पहले 24 घंटे तो सुकून में गुजरेंगे, कोई मसला नहीं है, आप मार्केट गए, आपने ढूंढा, नहीं मिला। अब क्या हुआ कि अगला टाइम शिफ्ट हो गया, उसका 2nd वर्किंग डे चल रहा है। उस केस में ये होगा कि अगर मैंने RTS कर दिया है, अगर पेंडिंग पे है, तो मैं क्या करूँगा, कस्टमर से कहूँगा कि भाई आप ये ऑर्डर प्लीज़ कैंसिल कर दें। अगर तो वो अच्छा होगा, आपकी बात समझेगा, तो वो कैंसिल कर देगा। अगर वो अड़ा हुआ है अपनी जगह पे, तो उसको बोलो कि मैं कुछ और भेज रहा हूँ अभी के लिए, इनिशियली मैं अभी आपको तोहफा दे रहा हूँ, आप वो एक्सेप्ट कर लें और आपकी प्रोडक्ट इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आ जाएगी, मेरे पे उधार है, मैं आपको शिप करूँगा। लोग मान जाते हैं, सही है। अच्छा, इस केस के अलावा भी नहीं चला तो फिर क्या होगा, फिर ये होता है कि हमको सेलर सपोर्ट पे केस ओपन करना होता है कि भाई ये ऑर्डर कैंसिल करना है, लेकिन उसका भी कैंसिलेशन रेट लगेगा हम पे। लेकिन हम रीज़न बता सकते हैं, एक डिले फॉर्म होता है, डिले फॉर्म ले सकते हैं कि भाई ये 2 से 3 दिन में आ जाएगा, इस ऑर्डर को थोड़ा सा टाइम और दे दें, 1 दिन वो बढ़ा देते हैं। इफेक्ट आता है लेकिन उतना नहीं आता कि मैं धल्ले से जाके कैंसिल कर दूँ, सही है। और एक और तरीका होता है जो कि ब्लैक हेड मेथड है, जो कि प्रोसेस गलत है वैसे, लेकिन बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, इस तरीके से फंस जाते हैं कि कैंपेन में गलत प्राइस लग गई। 11-11 में रात को उठ के प्राइस डाली थी, नींद में 400 रुपये की जगह 40 रुपये डल गए, तो वो घंटों के हिसाब से आपको ऑर्डर आएंगे कि 1 घंटे में आ गया 500-600 ऑर्डर। तो उस केस में फिर बड़ा मसला हो जाता है। अब शिप भी करने, ऑर्डर भी आ गए, कितने फ़ोन कर लोगे कस्टमर्स को। तो उस केस में ये होता है कि दराज ये कहता है कि अगर वो कस्टमर कह रहा है कि आप ये चीज़ कैंसिल कर दो, चैट में आके बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऑर्डर कर दिया, मुझे कैंसिल करना नहीं आ रहा, तो आप उसके स्क्रीनशॉट लेके सेलर सपोर्ट पे शो करते हो कि कस्टमर कह रहा है कैंसिल कर दो, तो वो कैंसिल कर देते हैं। और उस केस में आपका कोई नुकसान नहीं है, आप पे ना इफेक्ट पड़ेगा, ना कोई पेनल्टी है। तो उस केस में ये करते हैं कि फेक स्क्रीनशॉट क्रिएट कर लेते हैं कि ये कस्टमर कह रहा है भाई इसको कैंसिल करें, तो वो कैंसिल इस तरीके से भी लोग करवा रहे होते हैं। QIR रिटर्न जो मसला है वो बड़ा मसला है, उसको हल करने का तरीका ये है कि जो हमारे पास ये 2 चीज़ें हैं,
इनिशिएट रिटर्न और इंस्पेक्शन, इसके दौरान हमारे पास तकरीबन 24 घंटे का टाइम होता है। नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहाँ पे देखिए शॉप का जो रिटर्न रेट है वो 2% से अबव है। 2% जो है वो एक क्राइटेरिया है, लेकिन उसके बाहर चला गया, ये 2 से ऊपर है। आज तकरीबन 16 तारीख है, नया स्कोर कार्ड 15 तारीख से शुरू हुआ है। जब ये ख़त्म होगा तो मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि भाई ये जो चीज़ है ये बाहर चली गई है। अब ऑर्डर लिमिट कम होगी या तो और कोई मसले मसाइल होंगे मेरे साथ। अब क्या तरीका है मेरे पास? अब मेरे पास ये तरीका है कि मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है कस्टमर रिटर्न में, ये देखें इंस्पेक्शन में गया हुआ एक पीस, सही है। इंस्पेक्शन में जाने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि एक रिटर्न आ रहा है, अभी दराज की टीम के हाथ में है, ये मुझे कम से कम कल तक या परसों तक मुझे रिसीव हो जाएगा। तो मुझे तैयार रहना है, जो भी इसकी वीडियो है इस पर क्लिक करूँगा मुझे पता लग जाएगा ऑर्डर नंबर, जो भी मेरे पास इसकी वीडियो है, मेरे पास जो भी इसका डेटा है, मुझे इसका क्लेम सबमिट करना है। क्लेम हम आगे जाके पढ़ेंगे कल अगली क्लास में। क्लेम्स आप फिल कर रहे हो तो क्लेम हर केस में होते हैं। रिटर्न की केस में डिलीवरी फेल की, आपका पार्सल गुम हो गया, आपके पैसे नहीं आए, जो भी मसला होता है आप अपना क्लेम भरते हो, तो वो भरना हम सीखेंगे आगे। तो इंस्पेक्शन में है आपके पास टाइम है, आपको उसका क्लेम फॉर्म फिल करना है। अगर बायर इनिशिएट रिटर्न में होता उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एक राइडर कस्टमर को प्रोडक्ट देकर आया, उसने यूज़ किया और उसने अब फॉर्म भर दिया, अभी उससे पिक नहीं हुआ है। पिक होने का मतलब क्या है कि वो इंस्पेक्शन में आ जाएगा। आप एक कस्टमर हो, आपने एक फैसला कर लिया कि अब मुझे रिटर्न करना है, सही है, मैं फॉर्म भरूंगा एक दराज.pk पे जाके कि मुझे रिटर्न करनी है प्रोडक्ट, तो बायर सेलर के पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि इनिशिएट कर दिया किसी कस्टमर ने रिटर्न। अगेन मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास ऑर्डर नंबर तमाम तर डिटेल आ जाएगी। तो हम लोग पर्सनली ये करते हैं कि हर 24 घंटे में जब आप स्टोर देख रहे हो, अगर इनिशिएट हुआ तो आप उस कस्टमर को कॉल कर दो। कॉल करना वैसे दराज की पॉलिसी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को स्टैंड आउट इस तरीके से करो कि दराज.pk से बात कर रहे हैं, आपने रिटर्न की रिक्वेस्ट की है, क्या मैं जानना चाहूँगा कि भाई मसला क्या है। अब अगर आपके इंटेंशन सही है, आपको कारोबार करना है, आपको पता है प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत 19-20 है, 100 में से कोई 2 पीस ऐसे आते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है जब आप एक चीज़ को बेच रहे होते हो, तो वो कस्टमर बताएगा अपना मसला कि यार राइडर ने टूटा हुआ भेजा है, डिलीवरी में सही नहीं आया, बहुत लेट हो गया, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जो भी मसला होगा आप उससे कॉल पे समझ लोगे। अब आप उसको कुछ भी कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल भाई आप ये प्रोडक्ट रख लें, रिटर्न ना करें इसको, सही है, आप इसको रिटर्न ना करें, आप इसको रख लें, मैं आपको एक और प्रोडक्ट शिप कर देता हूँ। अब आपको उस केस में नुकसान तो है, लेकिन आप एक बजट लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि आपको रिटर्न भी तो मेंटेन करके रखने हैं ना अपने, कि आपको पता है 100 में से 10 लोगों को मसला आता है, 5 लोगों को मसला आता है, तो आप उस तरीके से उसको ट्रीट करोगे। अगर चलें आप बोलते हो कि बजट नहीं है इतना, ये नहीं सब नहीं करना, तो एक ब्रांड है हमारे पास, वो ये करता है कि कॉल करता है, उसको बोलता है कि भाई आप ये TCS से वापस कर दें, ये एड्रेस है, TCS के पैसे भी हम देंगे, क्योंकि जहाँ प्रोडक्ट अब महंगी है, 3-4 हज़ार रुपये का एयरबड्स है, वो कैसे आप गिफ्ट कर दोगे, अगला भी दे दोगे, कैसे दे दोगे। तो वो ये करता है कि दराज से रिटर्न ना करें, ठीक है, आप इसको नियर बाय TCS से अगर कराची का बाई क्या कर दें या हमारे सर्विस सेंटर पे दे दें, कुछ भी कर लें, दराज पे रिटर्न ना करें। हम आपको इसका दूसरा प्रोडक्ट भेज रहे हैं या आपके पैसे भेज रहे हैं, आप जैसी TCS की इनवॉइस शेयर करोगे हम आपको आपके पैसे दे देंगे बैक एंड पे, ठीक है। तो थोड़ा सा बजट आप मेंटेन करके रिटर्न को आसानी रिटर्न रेट के अंदर अंदर लेकर आ सकते हो। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है, आप नॉर्मल सा प्रोडक्ट बेचते हो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक में मसला होता है, फैशन में मसला होता है, साइजिंग का, लोग खुश ना खुश होते हैं क्वालिटी से, तो इन जगहों पे थोड़ा सा ये इशू आता है जिसको बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है कि इंस्पेक्शन में जब है आप फ़ोन कर लो। जब आप खुद से फ़ोन करोगे ना, 4 फ़ोन पे आप बात कर लोगे, आप क्वालिटी को जज करने लग जाओगे कि यार कस्टमर यही शिकायत करते हैं, मैं पहले ही चेक करके भेज लूँ, जो भी उसका मसला है, साइज़ का मसला है, जो भी चीज़ें हैं। तो रिटर्न का मसला बड़ा मसला है, ये बड़े बड़े स्टोरों को तंग करता है, तो इसको शुरू से मेक श्योर करके चलना है, वरना जितनी मेहनत करते रहेंगे अगर रिटर्न रेट अबव है तो वो ख़राब करता रहेगा। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि आपके लेट सपोज महीने के 100-200 ऑर्डर आ रहे हैं, एक पैटर्न का काम चल रहा है, एकदम से एक कंपेटिटर आता है आपसे 10 ऑर्डर लेता है, 10 के 10 रिटर्न कर देता है। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ये करेंगे, हम क्लेम भरेंगे, हम प्रूफ देंगे,
रेटिंग रिवर्स हो जाएगी हमारी। चलो भाई, क्रूम आपके क्लेम भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होते, फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि कुछ हम एक्स्ट्रा ऑर्डर करवा लेंगे। क्यों? क्योंकि 100 पे 1 का मतलब 1 हो गया, तो हम कुछ फेक ऑर्डर्स करवा लेंगे ताकि वो हमारा कंट्रोल में आ जाए। सिचुएशन के हिसाब से जैसा भी होता है, जितनी भी आपकी वेलोसिटी होती है उस हिसाब से आपको कंट्रोल करके चलना होता है इसको। बाकी चीज़ें मुनासिब रहती हैं, कोई भी इतना डैमेज नहीं करती जितना QIR करता है आपको। ये देखें ना, इस स्टोर का भी ये देखें, तकरीबन ये 120 घंटे में जाके शिप हो रहा है, लेकिन हो रहा है तो हो रहा है भाई, टाइम नहीं है, हमारे घर से हब दूर है, कोई इसका मतलब इफेक्ट इतना नहीं है कि आपको तंग करेगा ये। लेकिन QIR ऐसी चीज़ है कि 2% से जैसी ऊपर निकलेगी काम खराब करना शुरू कर देगी आपके लिए। अच्छा भाई, अब दराज की एक और पॉलिसी है, उसका नाम है PQI, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स। उसमें दराज ये कहता है कि मिनिमम आपकी प्रोडक्ट की जो स्टैट्स हों वो कितना हो, वो 4 से नीचे ना हो। एक प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसकी रेटिंग है 4.8, एक है 4.2 पे, एक है 4.3 पे, एवरेज हो के वो 4.5 आ रहा है। ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रेटिंग का एवरेज दिया जा रहा है। ये 4.01 है, जैसी 3.9 पे आएगा मसला शुरू हो जाएगा कि भाई आपकी क्वालिटी के कंसर्न्स हैं, आप इसको सेट करो, वो प्रोडक्ट को सस्पेंड कर देंगे। अब दराज तकरीबन पिछले कुछ 2 महीनों से 11/11 के पहले मुंह उठा के स्टोर बंद कर देता था कि आपका ऑर्डर लिमिट 0 हो गई, बैठे रहो 7 दिन तक, 14 दिन तक कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो ये करता है कि चलती हुई प्रोडक्ट जो है, स्टोर चलता रहेगा, आपकी प्रोडक्ट बंद कर देगा क्वालिटी रीजंस की वजह से कि उस पर बैक टू बैक रिटर्न्स आ रहे हैं, उसके रिव्यूज़ ख़राब आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बंद कर देगा। तो आसानी हो गई है, बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग खुश नहीं है कि भाई प्रोडक्ट बंद कर देता है चलती हुई, उसको वो उठा के सस्पेंड में डाल देगा कि भाई इसकी क्वालिटी के कंसर्न्स हैं, इसको पहले सेट करो। तो ये इस तरीके से मेनली चल रहा है, बाकी किसी भी चीज़ का कोई मसला नहीं है। 2-3 चीज़ों का और ख्याल रखना है कि कस्टमर से जब भी बात करनी है वो वर्किंग आवर पे करनी है। अगर कोई सीरियस इशू है, आप उसको व्हाट्सअप भी करते हो तो कस्टमर बाज़ औक़ात बुरा मान जाते हैं कि भाई आप ऐसे कैसे आपने फ़ोन कर दिया। ठीक है, आप हो सकता है पहले एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि भाई दराज से इस हवाले से आपको कॉल कर रहे हैं, तो आइडिया हो उसको। ठीक है, बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं भाई, कंप्लेन कर देते हैं, और कंप्लेन फिर बहुत रिस्ट्रिक्टली देखी जाती है। दराज की पॉलिसी नहीं है कि आप डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करो, लेकिन रिटर्न्स दीगर और मसलों की वजह से करनी पड़ती है। तो आपने स्ट्रिक्ट टू द बेसिक रहना है, ना चैट में नंबर देना है, ना डिस्क्रिप्शन में, ना टाइटल में, ना कहीं पे आपने बात करनी है। सही है, कोशिश करनी है ये सारी चीज़ों का ख्याल रखो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे ऑर्डर आ रहे होते हैं, दराज खुद ऑर्डर कर रहा है आपको आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। 11/11 से पहले कुछ ऑर्डर आते हैं, आपको तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन आइडिया होता है कि हेड ऑफिस कहाँ पे, उसका एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है। अब वो उसमें तुम गलती कर दो, अगर मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, नॉर्मल पैटर्न का काम चल रहा है, एक स्टोर है जिसकी सेल है तकरीबन 2-2.5 मिलियन की, वो सेल करता है, इत्तेफाक से एक ऑर्डर आता है, वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, अब वो पावर बैंक है बेसिकली एक नॉर्मल, हम फ़ोन करते हैं कि ये वाला नहीं, ये वाला ले लें, कस्टमर भी बोलते हैं हाँ ठीक है भेज दो। अब वो था दराज के हेड ऑफिस का ऑर्डर, वो मंगवा रहे थे कैंपेन के सिलसिले में प्रोडक्ट्स, हमने फ़ोन कर दिया, हो बड़ा मसला हो गया था वो। तो इस तरीके से वो लोग आपको क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फ़ोन तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपने फ़ोन किया, इतना भी आ जाता है कि अगर एक बंदे ने व्हाट्सअप की चैट पे बात की है कस्टमर से, उसका स्क्रीनशॉट आ जाता है रिपोर्ट के अंदर। जब इन्वेस्टिगेट होता है ना केस, अगर किसी कस्टमर की हटी हुई है, कस्टमर कंप्लेन करता है, तो वो सारा प्रूफ मांग लेते हैं, डायरेक्ट वो दिखाएगा कि इस नंबर से बात हुई है, इस नंबर से इस टाइम पे फ़ोन आया है, तो आपके पास बचने का फिर कोई चांसेस नहीं होता। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज जी जी कॉल नहीं करें तो पहले अप्रोच करें चैट पे, दराज की चैट पे, लेकिन दराज की चैट इतने लोग देख नहीं रहे होते। अगर कॉल भी करें तो वर्किंग आवर में करें, और अपने आप को दराज ही बता के करें कि दराज से कॉल कर रहे हैं हम आपको, और आप अपना मसला बता दें। आप पर्सनल जाएंगे ना कि मैं सेलर बात कर रहा हूँ, आपने रिटर्न क्यों किया है। लोग ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस को लेकर सीरियस होते हैं, कस्टमर को डांट दिया। हमारे पास एक ब्रांड है, वो मानने को तैयार नहीं कि उसकी प्रोडक्ट में मसला है, जो कस्टमर बोलता है अपना मोबाइल चेंज करो, तुम्हारा मोबाइल सही नहीं है। तो बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं भाई, सबके साथ अपने अपने मसले मसाइल होते हैं। कस्टमर अपनी जगह सही है, और कस्टमर हमेशा सही है, आपको कुछ ना कुछ कंपनसेट करना है। अगर कस्टमर गलत भी है, दराज तब भी प्रेफर कस्टमर को करेगा, आपकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हमेशा जो मार्केट होती है वो कस्टमर ओरिएंटेड होती है, सेलर्स के लिए बात कभी भी नहीं उठाई जाती। कौन कहता है?
कस्टमर कहता है तो आप नन्हे बन जाए कि भाई दराज की पॉलिसी नहीं है, हम नहीं भेज सकते, और साथ लिख दें कि एक पीस बाय कर लें, तो फिर हम सोचते हैं, देखते हैं। अगर वो एक ऑर्डर करता है तो उसका नंबर आपके पास आ जाएगा, आप मांग नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पेपर पे लिख के तस्वीर खींच के भेज देते हैं, क्योंकि आप टाइप करोगे ना नंबर, एआई बैठी होती है, वो फ़ौरन से रिस्ट्रिक्ट कर देगी उस मैसेज को। बहुत सारे लोग तस्वीर खींच के भेज देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ZERO0 THR3, इस तरीके से लोग नंबर दे देते हैं। लेकिन मसला किसी भी दिन पकड़े जाओगे तो फिर स्टोर जाएगा। तो अगर जो पॉलिसी है उस पर अमल करना है और उन चीज़ों का ख्याल करना है। किस हवाले से बात करोगे? बताओगे तो कि ये स्टोर था, ये ऑर्डर था, अगर कस्टमर वो करेगा कंप्लेन तो पकड़े तो जाओगे ना कि इस स्टोर के अगेंस्ट बात हुई है। डबल दे दो उसको। फिर भी पकड़े जाओगे तो बात, रीजन तो होगा ना तुम्हारे पास, ये स्टोर के अगेंस्ट आप इस ऑर्डर पे बात कर रहे हो, पकड़ लेंगे फौरन से। अब रेयर केसेस में करना पड़ता है ना कि भाई क्या करें, रिटर्न भी तो बचाना है ना आपको। हर कोई नहीं करता, ये कस्टमर के ऊपर होता है। अगर वो कस्टमर कंप्लेन करेगा तो इशू आता है मोस्टली केसेस में, वरना नॉर्मल बंदा भी खुश है, सेलर भी खुश है, बायर भी खुश है। तो उस केस में मसला है, लेकिन कस्टमर जब तक कंप्लेन नहीं करेगा तब तक नहीं है मसला। आप अगर कस्टमर का मसला रेयर में हल कर देते हो तो वो खुश है, फिर वो तंग थोड़ी कर रहा है आपको। कॉल नहीं करनी है, पहले ही कॉल बता रहा हूं, पहली अप्रोच है कि कॉल नहीं करनी है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई मसला आ जाता है, रिटर्न रेट अब बाहर चला गया है, 3 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, मजबूरी में करना पड़ेगा। ऑर्डर आ गए गलत प्राइसिंग पे, बात करनी पड़ेगी, तो उस केस में करनी पड़ेगी। उसके लिए बेहतर ये अप्रोच के वर्किंग आवर पे करें, कस्टमर से अप्रोच करके करें, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दिया, फालतू में मैसेज ना करें। बहुत सारे लोग रिव्यूज़ लेने के लिए मैसेज कर रहे हैं कि भाई ये रिव्यू ले लें, ये कर लें, वो कर लें, तो वो चीज़ों से बचना है। मेनली पॉलिसी है कि आपने कस्टमर को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कोई हम पे मसला आ जाता है, कोई प्रोडक्ट का इशू है, तो आप वो हल कर देते हो। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो ठीक है, अगर वो कस्टमर कंप्लेन करेगा तो उस केस में आपको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और फिर आपको पकड़ा जाएगा। नहीं, उसकी डिटेल्स आपके पास हैं, उसके एड्रेस पे आप ऑर्डर जनरेट करके भेज सकते हैं। नहीं, दराज के थ्रू भी भेज सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर पे, उनके एड्रेस पे आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। नॉर्मल दराज.pk पे जाएंगे, अपने प्रोडक्ट पे जाएंगे, बाय नाउ दबाएंगे और फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ों में उस कस्टमर की डिटेल डाल देंगे जो मेरे पास पहले आई हुई है, उसको शिप हो जाएगा वो ऑर्डर। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास जो आज का टॉपिक है मेनली वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। मार्केटिंग में दराज की कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं। कुछ ये तरीके हैं जो कि मार्केटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है सेल्स वेलोसिटी। सेल्स वेलोसिटी किसको कहते हैं? सेल्स वेलोसिटी इसको कहते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स इन अ पर्टिकुलर डे और अ मंथ और अ वीक, वेरिएबल है वो, ठीक है, जहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको। सेल्स वेलोसिटी इस अकॉर्डिंगली चलती है। एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, रैंकिंग इज इक्वल टू सेल्स वेलोसिटी प्लस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। पिछली 2 क्लासों में हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को देखा था कि किस तरीके से कीवर्ड्स निकालने हैं, किस तरीके से अपना टाइटल बनाना है, किस तरीके से हमारी लिस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद आज की हमारी बात है सेल्स वेलोसिटी की, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है दराज लाइव की। दराज लाइव बेसिकली जैसे आप फेसबुक लाइव करते हो, इंस्टाग्राम लाइव करते हो, उसी तरीके से एक फीचर है जो अभी वो एक वीडियो मशहूर हुई थी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। किसी ने वो वीडियो देखी है? वो क्या था? वो भी बेसिकली इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कपड़े बिक रहे होते हैं, लोग लाइव कर रहे होते हैं। तो दराज पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। दराज लाइव को तरजीह इसलिए हासिल है क्योंकि कस्टमर का कंसर्न ये होता है कि एक पिक्चर है, एडिट हुई हुई है, रियल में कैसे पता लगेगा कि वो चीज़ क्या है।
तो अगर एक सेलर दराज लाइव करता है तो वो अपनी डिटेल वीडियो में सामने खड़ा हुआ है, लाइव चल रही है वो वीडियो कि भाई ये प्रोडक्ट का साइज़ है, ये कलर है, ये नई नई चीज़ें अवेलेबल हैं। दराज लाइव का सिनेरियो ये इस तरीके से है कि तकरीबन कमोपेश अगर आप एक लाइव वीडियो करते हो तो वो 24 आवर्स तक लाइव रहती है। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में मैं 20 मिनट के लिए लाइव करता हूँ तो वो अगले 24 घंटे वो वीडियो प्लेटफॉर्म पे रहेगी, प्लस ऑन एन एवरेज उसको 1000-1500 लोग देखेंगे। तो एक प्रोडक्ट अगर आज मैंने लिस्ट की है उस पर कोई भी विजिटर्स नहीं है, उस पर कोई भी लोग नहीं देख रहे हैं, तो मैं दराज लाइव से बआसानी उससे ट्रैफिक लेकर आ सकता हूँ। और दराज लाइव देख कौन रहा है? ख़वातीन देख रही हैं, जिनको विंडो शॉपिंग करनी है वो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आपका बहुत बेहतरीन सा एक टूल है जो कि फ्री है। दराज लाइव आपको कोई भी पैसे नहीं देने, आपके पास सेलर सेंटर में स्पॉट है, आपने वहाँ जाना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, अपना टाइम बताना है और दराज लाइव कर देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शक्ल दिखाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही करो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है। किसी भी, अगर मेरे प्रोडक्ट पे 100 प्रोडक्ट्स हैं लेकिन मैं बात एक ही प्रोडक्ट की करना चाह रहा हूँ, इजाज़त है। लाइव के अंदर अगर मैं भी बैठा हूँ बातचीत कर रहा हूँ, प्रोडक्ट नहीं है तब भी इजाज़त है। तो शुगल मेला लगाने के लिए भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, आप जी सब बता सकते हैं। सेल लगा दें आप वहाँ पे, शोर मचा के रखें, गिव अवे करवा दें, कोई भी आप उसको इवेंट क्रिएट करके दराज लाइव परफॉर्म कर सकते हैं। दराज लाइव की कन्वर्जन काफ़ी अच्छी रहती है। जी आप देंगे अपने हिसाब से, कुछ जो स्लॉट हैं वो बता देंगे कि अवेलेबल नहीं है, जैसे कि प्राइम टाइम जैसे होता है कि 8-9 बजे का स्लॉट आपको बहुत मुश्किल है कि मिले, क्योंकि वहाँ पे पहले से सेलर्स अलाइन होते हैं। वो ये है कि 1 महीने बाद का ये टाइम मुझे दे दें तो मिल जाएगा। तो सेलर सर 2.5 लाख सेलर है मौजूद है दराज पे। दराज लाइफ को एक्सप्लोर कीजिएगा, क्या क्या चल रहा है वहाँ पे देखिएगा, कोई मसला नहीं है। अगली दफ़ा फिर जब आप टाइम लेने जाएंगी तो वो आपको याद दिलाएंगे लोग। फिर आ जाती है दराज की प्रमोशंस, सेल्स वेलोसिटी पे बात होगी, अभी दराज लाइफ पे भी डिटेल बात होगी। दराज की प्रमोशन में और कैंपेन में क्या फ़र्क है भाई? ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर हो गया। और इसको आसान कर देते हैं, प्रमोशन जो है वो कस्टमाइज हो सकती है, आपके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन हो सकती है, और कैंपेन जो है वो किसी भी स्पेसिफिक इवेंट की होती है, उसमें आपकी डेट आपके हिसाब से नहीं डिस्क्राइब होगा। वो कैंपेन में आ जाती हैं कुछ मेगा कैंपेन, जैसे कि 11/11, 12/12, 1/1, आज़ादी सेल, जून एक्सपो, और 23 मार्च की एक कैंपेन होती है। तो ये कुछ 5-6 कैंपेन्स होती हैं साल की, जो कि थोड़ा सा बहुत बेहतर होती हैं, थोड़ा सा तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। कि अगर एक नॉर्मल सेलर 1x कर रहा है, कि 1x का मतलब होता है कि वो महीने के 30 ऑर्डर कर रहा है, तो 11/11 पे वो तकरीबन उसका 10x करेगा, 300 ऑर्डर करेगा। कोई 1000 कर रहा है तो वो 10,000 करेगा, उतना उस लेवल पे ले जाके उसको बूस्ट मिलता है। 12/12 इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, हल्की होती है। 1/1 पे वो लोग कह रहे हैं कि कुछ 11/11 जितनी मार्केटिंग करेंगे तो देखा जाएगा। 1/1 अभी पहली दफ़ा हो रही है, पहले होती थी 10-10 उन्होंने ख़त्म कर दी थी पिछले 2 सालों से, क्योंकि वर्ल्ड कप आ जाता है उस टाइम पे। किसी को भी क्रिकेट देखनी है तो वो आपको दराज की ऐप डालनी पड़ती है, तो वो उस सीज़न में क्योंकि वो बहुत महंगा ख़रीदा जाता है तो दराज अपनी 10-10 पे पैसे नहीं लगाता, 11/11 को पुश करता है, 12/12, और फिर ख़त्म हो जाता था साल। लेकिन अब इस दफ़ा वो 1/1 को लेकर आ रहा है कि पहला महीना पहली तारीख 1/1, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम है, रिजल्ट्स वगैरह भी बाद में पता लगेंगे। फिर दराज की प्रमोशन में कुछ हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें से हमारे पास आ जाता है बंडल्स, वाउचर्स, फ्री शिपिंग, फिर सेलर पैक, उसके अलावा स्टोर डेकोरेशन भी ये लोग इसमें काउंट कर रहे होते हैं। दराज की एड्स आ जाती हैं, जिसको हमने DAS लिखा है, दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन, डास कहलाता है ये। और ये मॉडल बेसिकली CPC है। CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक, PPC स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। पे पर क्लिक और कॉस्ट पर क्लिक में ये फ़र्क होता है कि कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट को देखेगा, क्लिक करेगा तो चार्जेस कटेंगे, और कोई बंदा आपकी परचेज करेगा या उस पर पे करेगा तब आपके कॉस्ट कटेगी। PPC अमेजोन की PPC होती है, वो खरीदने पे आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं। CPC ये कि उसने क्लिक कर दिया अगर, तो आपके पैसे कट गए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट को ऐड लगाया, टॉप पे वो नज़र आई,
आप तमाम लोगों ने उस पर क्लिक किया तो उसके हर क्लिक पे पैसे कट रहे हैं, अगर आप खरीदो या ना खरीदो। तो सीपीसी का ये मतलब है कि कॉस्ट पर क्लिक, हर क्लिक पे आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। फिर हो जाती है कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये होता है कि जो भी कोई शख्स मशहूर है, आपने उसको अपना प्रोडक्ट दे दिया, उसने अपनी स्टोरी में, अपनी पोस्ट पे उसकी अनबॉक्सिंग कर दी, ठीक है, जैसे इरफान जुनैद जो कर रहा होता है, जुनैद अकरम कर रहा होता है, ये बड़े नाम हो गए, 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए लोग ले रहे होते हैं। छोटे लेवल के आ जाते हैं, फिर कुछ और छोटे लेवल के आ जाते हैं, वो फ्री में भी कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स आप उनको दे दो, तो वो तरीक़ेकार अलग अलग होता है। फिर आ जाती है फेसबुक एड्स। फेसबुक ऐड में ये होता है कि अपनी प्रोडक्ट को हम फेसबुक पे ऐड लगा देते हैं, ठीक है, ट्रैफिक लेकर आने के लिए। ये इस तरीके से आपके पास सेलर टूल आ रहे हैं। पहले नंबर पे आपके पास कैंपेन आ रही है, फिर आपके पास फ्री शिपिंग आ रही है, फिर सेलर वाउचर्स आ रहे हैं, फिर बंडल्स आ रहे हैं, सेलर पिक आ रही है, लाइव स्ट्रीम आ रही है और स्टोर डेकोरेशन आ रही है। अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा इसमें से बेटर है और क्यों है आप लोगों के मुताबिक। सोच लें 1 मिनट और। स्टोर डेकोरेशन, जी भाई, क्या लगता है? सोच लो। लाइव स्ट्रीम, फ्री शिपिंग कितने लोगों को लग रहा है भाई? सही हो गया। वाउचर कितने लोगों को लग रहा है भाई? बंडल्स कितने लोगों को लग रहा है? सेलर पे कितने लोगों को लग रहा है? लाइव स्ट्रीम कितने लोगों को लग रहा है भाई? ठीक है जी। अच्छा, लाइव स्ट्रीम बहुत सारे लोगों को लग रहा है, तो क्लियर करते हैं कि लाइव स्ट्रीम पे देखो, एक कस्टमर है, उसको आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो। लाइव स्ट्रीम बेसिकली नए ट्रैफिक को लाने के लिए तक तो ठीक है, लेकिन उसने परचेज करनी है नहीं करनी है, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही चीज़ कर सकती है, जो कि है फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग से बेहतरीन कोई टूल नहीं है कि अगर आपको एक चीज़ चाहिए और उस पर शिपिंग लगी हुई, आप सोच में पड़ जाओगे कि यार 250 रुपये इसके अलग से देने। फ्री शिपिंग एक वाहिद टूल है जो कि आपको बेहतर से बेहतर कन्वर्जन ला के देता है। तो इन सब में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा भाई फ्री शिपिंग है, कि एक बंदे का पहले से माइंड बना हुआ है, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर आपके पास फ्री शिपिंग लगी हुई है, फ़ौरन से ले लेगा। वाउचर आप तब दोगे जब वो बंदा आएगा, देखेगा प्रोडक्ट, उसको समझ में आ रही है। लेकिन अगेन फ्री शिपिंग का जो जूस है वो ज़्यादा है कि 250-300 रुपये की डायरेक्ट उसको बचत मिल रही है। अगर कोई आपका वाउचर है 500-1000 रुपये का, तब मैं बोलूँगा आप लगाओ, कस्टमर आप पे अट्रैक्ट होगा, लेकिन उस केस में इतना मार्जिन होता नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई कि फ्री शिपिंग हमारे पास हो गई। अब हम कैंपेन में जाके देख लेते हैं दराज के पास किस तरीके से हमारे पास कैंपेन आ रही होती है। देखें भाई, यहाँ पे मैं गया कैंपेन्स के टैब पे, यहाँ पे मैंने लिखा अवेलेबल कैंपेन, तो इसने बोला मार्केट प्लेस ऑल सेलर फ्री डिलीवरी फेस्टिवल, जो कि इसने यहाँ पे बता रहा है कि 28 तारीख की इसकी रजिस्ट्रेशन हैं, 12 घंटे रह गए इसको रजिस्टर करने के लिए। शुरू कब से कब तक के लिए हो रही है कैंपेन? 1 जनवरी को शुरू होगी, ठीक है, और ये एंड होगी 10 जनवरी को। ठीक हो गया। दूसरी कैंपेन ये कह रहा है कि एक जो भी हमने बात की कि जो पहली सेल आ रही है इस दफ़ा की 11/11 फ्री शिपिंग ऑल सेलर्स, हर किसी के लिए है ये। इसमें अगर दराज मॉल के आप सेलर हो तो दराज मॉल के लिए अलग कैंपेन आती है, जहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मार्केट प्लेस में कंसिडर किए जा रहे थे तमाम इंडिविजुअल सेलर्स को, और जो दराज मॉल का होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखें ऑल सेलर्स लिखा हुआ है, डी मॉल की डिफरेंट आएगी, वो उन्हीं स्टोर्स पे आएगी, सिर्फ आप लोगों पे नज़र भी नहीं आएगी वो। यहाँ पे बता रहा है कि कितने सेलर्स ने ज्वाइन कर ली है और इसकी डेट्स वगैरह क्या आ रही हैं, सारी सिनेरियो यहाँ पे आपको बता रहा है। अगर इसका तरीक़ेकार ये है कि इसको ज्वाइन दबाएंगे, यहाँ पे हमको पूरी प्रॉपर ये डिटेलिंग बता रहा है कि इस कैंपेन में क्या क्या होगा, किस किस तरीके से आपको मार्जिन देने हैं। अगर हम गौर से इसको पढ़ें थोड़ा सा जूम करके तो हमको आइडिया हो जाएगा। ये कह रहा है कि भाई फ्री शिपिंग का क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम बजट जो है वो अनलिमिटेड होगा।
आप वरना अगर फ्री शिपिंग लगाते हो तो आपको एक बजट देना पड़ता है कि भाई मैं 5,000 का बजट देता हूँ, मैं 500 रुपये का बजट देता हूँ, मैं 1,000 रुपये का बजट देता हूँ, जितना भी बजट दोगे आप बजट देते हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इस कैंपेन का क्राइटेरिया है कि अनलिमिटेड आपको बजट देना पड़ेगा। तो फिर लिमिट कहाँ पर है? मतलब अगर अनलिमिटेड दे दिया तो पता चला 50-60 हज़ार रुपये का बिल बन गया। लेकिन यहाँ पे लिमिट ये है कि डेज की लिमिट है कि 1 तारीख से 10 तारीख तक की ही कहानी है, 11वें दिन की कहानी नहीं होगी। उस 10 दिनों में जो भी आएगा वो आपके सामने यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। मिनिमम स्पेंड द कस्टमर नीड टू, अच्छा जी, ये आपको कह रहा है कि अगर, वरना ये भी होता है कि कुछ कैंपेन्स इस तरीके की आती हैं कि भाई कस्टमर कम से कम 500 की शॉपिंग करेगा तो हम फ्री शिपिंग देंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 अमाउंट के लिए एलिजिबल है कस्टमर, उसको कुछ भी नहीं देना। सही हो गया। और यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो 300 के बराबर होनी चाहिए या 300 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये जो भी है आपकी कैंपेन, सबकी कैंपेन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, आपको एक नज़र पढ़ना है। अगर बगैर देखे ज्वाइन कर लिया कि इसमें आपने पढ़ा ही नहीं था कि हर प्रोडक्ट पे 0 पे लग जाएगी फ्री शिपिंग आपकी, चाहे 10 रुपये की प्रोडक्ट हो, सॉरी 300 के ऊपर है, 310 रुपये की प्रोडक्ट हो, 400 की हो, 500 की हो, और पूरी फ्री शिपिंग है। अब एक नॉर्मल सी फ्री शिपिंग होती है 150 रुपये से लेके 300-400 रुपये तक की, तो आपकी जेब से जाएंगे, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, 10 दिन बाद पता लगेगा इतना नुकसान हो गया। तो ये क्राइटेरिया पढ़ के रखना है। कैंपेन जब भी ज्वाइन करनी है पूरे होशो हवास में करनी है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती होगी। कैंपेन कब शुरू हो रही है? कैंपेन शुरू हो रही है 1 तारीख को। आज पता चला तुमने रजिस्टर किया और कोई गलती कर दी, तुमको अंदाज़ा भी नहीं होगा। 1 तारीख को तुम सो रहे होगे, 12 बजे एकदम से घंटियाँ बजना शुरू होंगी, जब तक देखोगे तब तक काम खराब हो चुका होगा। तो बड़ा मसला होता है, बहुत सारे सेलर्स को मसला होता है कि वो बगैर देखे, बगैर पढ़े, बगैर ध्यान दे 2 दफ़ा हमेशा चेक करके डालना है। जहाँ पे प्रोडक्ट की पैसों से रिलेटेड बात हो ना, वहाँ पे 2 दफ़ा चेक कर लेना कि जहाँ पे कभी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट लाइव कर रहे हो, पैसों का मामला हो कि कोई कैंपेन सेट करो, उसमें कोई बजट लगा रहे हो, कोई भी डिस्काउंट दे रहे हो, पैसों को 2 दफ़ा पढ़ लेना, क्योंकि दराज भी बहुत जगहों पे, बारीक जगहों पे आपके साथ खेल लेता है। वो आगे हम देख लेंगे। सही है भाई। तो इसका डिटेल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जो उसको प्रोडक्ट को आप रजिस्टर करोगे उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शुरू होगी 10-15 दिन बाद। आज तकरीबन 16 तारीख है, 14 डेज़ बाद ये शुरू होगी। याद भी नहीं होगा आपको क्या हुआ था, और जब हुआ होगा तब आप ढूंढते रहोगे कि यार कहाँ पे किया था मैंने। तो ये मसले नॉर्मली होते रहते हैं। ठीक है भाई। तो कैंपेन में आपका कोई कमाल नहीं है, आपको क्राइटेरिया दे दिया जाएगा, आपको डेट्स बता दी जाएंगी, आपको यस करना है तो यस करें, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं। लेकिन कैंपेन अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमको दराज की तरफ से बूस्ट मिलता है, जो कि हमारे स्टोर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोलेंगे नहीं यार दराज की ज़रूरत नहीं, हम खुद से करते चले जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप नहीं बढ़ सकते आगे। मतलब आप बोलो कि यार मैं 11-11 पे रजिस्टर ना करूं और मैं ऐसे ही करूं सेल, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दराज उसी को पुश कर रहा होता है, उसी को चीज़ों को लेके चल रहा होता है जो कि कैंपेन्स में पार्ट होती हैं, पूरे स्टोर पे लगेगी। ठीक हो गया। तो ये कैंपेन्स मल्टीपल चल रही होती हैं, अभी एक ख़त्म होगी, 23 मार्च की आ जाएगी, 23 मार्च की ख़त्म होगी, डिफरेंट रमज़ान की शुरू हो जाएंगी, रमज़ान की ख़त्म होगी, ईद की आ जाएंगी। हर महीने की 4 कैंपेनें होती ही होती हैं, और मेगा कैंपेन 5 से 6 होती हैं। ठीक है, हर महीने की 4 कैंपेन चल रही होंगी। तो ये आपको प्रोडक्ट की फाइनेंस में से निकालना है कि आपने जो प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया है, लेट सपोज आपने 20-25% रखा है, तो आपको पता है कि वो कैंपेन में मुझे वो 15% पे आके सेल करनी पड़ेगी। डिस्काउंट का तो मतलब यही है ना। मतलब देखें, अगर मैं कुछ चीज़ और लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दराज की पेड ऐड लगाता हूँ, फेसबुक ऐड लगाता हूँ, वहाँ पे भी तो पैसे देने ही है ना। तो वो जो पैसे देने हैं और यहाँ पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो उस तरीके से आपकी बजटिंग हो रही है। ठीक है जी। कैंपेन के बाद सेलर वाउचर आ जाता है। सेलर वाउचर जो है वो बहुत ज़्यादा बदनाम है। सेलर वाउचर बदनाम इसलिए दोस्तों कि कुछ गलत काम हुए हैं पास्ट में उससे। इसके बारे में किसी ने सुना है भाई? ये बेसिकली होता है वेरी वेरी रेयर ऑर्डर, VVRO। VVRO स्टैंड फॉर ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट की आज लिस्टिंग की, अब आपको ऑर्डर नहीं आ रहा है, आप लोगों का गिला ये है, तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू डलवा देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट पे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अब चूंकि लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट 300 रुपये की है या मेरी प्रोडक्ट 3000 रुपये की, अब मुझे ऑर्डर चाहिए, मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि यार लुकमान भाई आप मेरे लिए एक प्रोडक्ट बाय कर दें। लुकमान भाई बोलेंगे चलो भाई मैं कर देता हूँ।
मैं इनको 3,000 रुपये दूंगा, ये मेरे लिए प्रोडक्ट बाय कर देंगे, मैं इनको प्रोडक्ट शिप कर दूंगा, ये मेरे लिए और रिव्यू डाल देंगे। सही है, इन्होंने रिव्यू कर दिया, बैक एंड पे जो मैंने 3,000 इनको दिए थे उसमें से दराज का कट के मेरे पास आ गया। अब वो कटना, वो पैसे देना बहुत ज़्यादा, और रिव्यू कितना मिला? 1 मिला। अब लोगों ने ये किया कि लुकमान भाई आप ऑर्डर करें, मैं पीछे से वाउचर लगा देता हूँ। अब वाउचर ये होता है कि लेट सपोज सिर्फ वो लुकमान भाई को मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता हूँ, दराज की चैट में सेंड कर सकता हूँ। उसमें ये होगा कि 90% ऑफ दे दिया मैंने इनको। 3,000 की चीज़ इनके लिए 300 रुपये की होगी, इन्होंने वो चीज़ 300 रुपये की बाय की। ठीक है, 300 रुपये की बाय की, मैंने इनको 300 रुपये दे दिए, घूम के 30 दराज के कट के मेरे पास आ गए, मैंने इनको प्रोडक्ट दी, बैक एंड पे इन्होंने भी मुझे प्रोडक्ट वापस कर दी, इन्होंने रिव्यू कर दिया। लोगों ने इतना इतना किया कि 1-1 रुपये पे वो प्रोडक्ट की एक्सचेंज शुरू कर दी। और अब बात रही कि लुकमान भाई मेरे दोस्त हैं, मैं एक आध करवा लूँ इनसे। लोगों ने इसको प्रोफेशनली वो बना लिया कि भाई ये काम है मेरा, आपको ऑर्डर चाहिए आप भी आ जाओ, आपको ऑर्डर चाहिए आपको भी आ जाओ, मेरे पास इतनी आइडिया हैं, मेरे पास इतना ये काम है। तो उस वजह से ये होने लगा कि दराज पे 2021 में अगर एक नॉर्मल पर डे का ऑर्डर 2 लाख है तो उसमें से तकरीबन उसका 25 to 30% फेक ऑर्डर शुरू हो गया। लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं सिस्टम को कि ऑर्डर चल रहे हैं, फेक ऑर्डर चल रहे हैं। फेक ऑर्डर क्यों ज़रूरी हैं? फेक ऑर्डर्स इसलिए ज़रूरी हैं कि हमने बात की शुरू में सेल्स वेलोसिटी की। सेल्स वेलोसिटी कैसे हिट होगी? हमने प्रोडक्ट की बजटिंग के अंदर भी देखा था कि अगर एक टारगेट स्पॉट पे वो बंदा सेल कर रहा है 10 यूनिट पर डे की, आपको 11 करने हैं तो आप फेक करोगे। अब लोगों ने इसको बहुत बढ़ा लिया, रोज़ के 100 ऑर्डर भी करवाते हैं लोग, 100 200 ऑर्डर भी फेक करवा रहे होते हैं कि रैंकिंग लेनी है मुझे, टॉप पे आना है मुझे। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर आप VVRO करवाते हो तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। सस्टेन इन अ सेंस कि आपको लॉन्ग टर्म वो जगह नहीं मिलेगी, आप चले तो जाओगे वैसे ही नीचे आ जाओगे। ऑर्गेनिक एक रैंकिंग अलग होती है, एक होती है जब आप कभी भी ग्राफ देखोगे एकदम से वो खड़ा करूंगा ना तो इसी तरीके से वो नीचे चला जाएगा। प्यार से वो स्लो ग्रोथ करता हुआ जाएगा तो वो अपनी जगह स्ट्रॉन्ग करेगा। हम अभी ये बहस नहीं कर रहे कि VVRO सही चीज़ है गलत चीज़ है, ठीक है मार्केट में होती है चीज़, हमने इसको अवॉइड करना है। हम तरीक़ेकार समझ लेते हैं कि हमको क्या करना है। हमको एक नई लिस्टिंग के नीचे कम से कम 5 रिव्यू चाहिए ही चाहिए। सही है, कितने रिव्यू चाहिए भाई? लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पढ़ ली थी, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट ग्रीन हुआ हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है भाई? शुड बी एटलीस्ट 5 रिव्यूज। आपकी लिस्टिंग तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक उसके नीचे रिव्यूज नहीं है। अब रिव्यूज कैसे आएंगे? ऑर्डर करवाने पड़ेंगे। अब या तो मैं ऑर्डर करवाना लग जाऊं, शुरू कर दूं, भरपूर ऑर्डर करवाऊं, या मैं अपने फ्रेंड सर्कल को बोलूं कि ये प्रोडक्ट आप 1 टाइम बाय कर लो। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए खरीद लेते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना आप बोलो भाई ट्रांजैक्शन कर लो, बैकएंड पे आप मुझसे पैसे ले लो, मेरे लिए आप ये प्रोडक्ट्स बाय कर लो, ठीक है। इतना काम करना है कि 5 तो करवाना ज़रूरी है। अच्छा, आपको लगता है, मेरे से बाज़ औक़ात बहुत लोग बहस करते हैं कि आप ये तरीक़ेकार बता रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है। तो भाई अगर सही नहीं है तो आप ना कराओ, ये चीज़ नहीं कराओ। आप क्या करो, आप इनिशियली शुरू में बहुत भारी डिस्काउंट दे दो कि वो कुछ 5-6 सेल्स आपके पास आ जाएं। देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखने का मकसद ये है कि एक ऑर्गेनिक कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट दिख भी रही है, आप दराज लाइव कर रहे हो, आपने फ्री शिपिंग दे दी, आपने कोई बड़ी कैंपेन में रजिस्टर कर लिया, लेकिन अपना कस्टमर तब तक फैसला नहीं बनाएगा जब तक उसके नीचे रिव्यू नहीं होगा। तो आपको उस कस्टमर का जो फैसला चेंज करना है उसके लिए रिव्यू ज़रूरी है। अब वो आप किसी भी तरीके से कराओ, आपको ये मेथड सही नहीं लगता आप कुछ और कर लो भाई। लोग ये भी करते हैं कि भाई लुकमान साहब ये प्रोडक्ट के पैसे हैं, ये प्रोडक्ट भी आप रख लें। अच्छा, एक और तरीका ये होता है कि आपको लगता है ये गलत है, लोग फेसबुक पे गिव अवे अनाउंस कर देते हैं कि ये मैं 5 प्रोडक्ट फ्री में दे रहा हूँ, आप लोग ऑर्डर करें। अब आप 5 लोग रियल हो ना, अपनी रियल आईडी से ऑर्डर करोगे, मैं आपको फ्री में प्रोडक्ट दे रहा हूँ, चेक करके रिव्यू दे दें। इस तरीके से भी कर सकते हैं। लोग कॉस्ट बचाने के लिए VVRO का सहारा लेते हैं। हमने VVRO नहीं करने हैं। किससे नहीं करने? जो प्रोफेशनल लेके बैठे हुए अपना सेटअप, उनसे तो नहीं करने, क्योंकि उनकी आईडियाँ खुद ट्रैक हो रही हैं, उनकी IPयाँ ट्रैक हो रही हैं। आप उनसे कराओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको हो सकता है शुरू में थोड़ा सा स्पाइक दिखे, उसके बाद से वो नॉर्मल हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक है वो हमने ऑर्गेनिक करनी है। हम पूरा तरीका समझेंगे, हमने VVRO अवॉइड करने हैं हमने, लेकिन 5 ऑर्डर करना
लिस्टिंग की तहत ज़रूरी है कि रिव्यू होगा तो कस्टमर कन्वर्ट होगा। ये चीज़ आप नहीं करते तो आपकी कन्वर्जन ज़ीरो होगी। ठीक है, तो अपनी जो लिस्टिंग्स आपने की हैं, जिस पे आप तैयार हो, जिस पे आपका स्टॉक है, जिस पे आपका कॉन्फिडेंट है, उस पे अगला स्टेप आपके लिए यह है कि उसके आपके पास रिव्यूज़ होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इसके आगे ये कह रहा है कि जो रिव्यू हो, दिख रहा है आप लोगों को, और जूम करें उसको, अजान का ब्रेक ले लेते। रिव्यू होगा, जो आपने रिव्यू करवाना है अपनी प्रोडक्ट के नीचे, वो आपने 4 से 5 इमेजेस वाले करवाने। ठीक है, इमेजेस से मुराद ये होता है कि एक रिव्यू जो है उसकी डिटेल इमेजेस आपने रिव्यू के अंदर शो करनी है, जो कि नेक्स्ट ऑर्गेनिक जो कस्टमर्स हैं उनको हेल्प करेगी। उसके बाद वो कह रहा है कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने। ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते कि माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, सेलर बहुत नेक है। आपने प्रोडक्ट को डिफाइन करना है, आपने वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं करनी है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का फीचर बेनिफिट आपने वहाँ पे बताना है, और कोशिश करें कि रोमन में हो। आप अगर कोई खालिस अमेज़ॉन से कॉपी पेस्ट कर देते हैं इंग्लिश में, आप कोई बहुत खालिस उर्दू में पेस्ट कर देते हैं वहाँ पे, तो मसला होगा बाकी कस्टमर्स के लिए। आपने नॉर्मल रोमन में लिखना है उसको। प्रोडक्ट के नीचे आपके पास कम से कम 10 क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रोडक्ट के क्वेश्चंस का आइडिया है क्या होते हैं, कैसे होते हैं? कोई भी प्रोडक्ट खोल लेते हैं भाई, ये आपके पास एक प्रोडक्ट खुल गई है। ठीक है, यहाँ पे इसके जो ये रिव्यूज़ हैं ये, और यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 आंसर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, किसी ने पूछा हुआ है सर इसमें कितनी कॉपी मिलेंगी, 750 का ऑर्डर है, क्या डिलीवरी डाल के, इसने 2 सवाल ये पूछे कि भाई डिलीवरी डाल के ये 750 रुपये का है और इसमें कितनी कॉपीज़ हैं। ये जवाब दे रहा है कि सर 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स के पैक में 4 डिफरेंट बुक्स हैं, काइंडली कम टू इनबॉक्स। ठीक है, कि मज़ीद डिटेलिंग के लिए वहाँ पे ये इसको कन्वर्ट कर सके, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड है और यहाँ पे आप फालतू इरेलीवेंट बात करोगे, बाकी कस्टमर्स को ये दिख रहा है क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको हम ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर के लिए कोई कैद नहीं है कि वो खरीद, रिव्यू के लिए ये कैद है कि आपको ख़रीदना है, परचेज करना है, परचेज डन होगी, डिलीवर्ड होगी, फिर रिव्यू हो सकता है। क्वेश्चंस में कोई मसला नहीं है, आप दिन के 100-200 क्वेश्चन कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हम आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई कि जो आपने इसमें 10 क्वेश्चन ऐड करने, अब ये नहीं हो कि 10 क्वेश्चन आपने खुद से ऐड कर दिए तो जीमेल नाम नंबर सब दिख रहा है उधर। आप ये कि अभी क्लास के बाहर आपने सबसे 2 मिनट मोबाइल लेके पूछ लिए सवाल, प्रोडक्ट के नीचे पूछ सकते हैं, रिप्लाई कर दिया उनको। ठीक है, खुद से नहीं करने, एक साथ सवाल अलग अलग आईडीज से, अलग अलग जीमेल की बेसिकली उससे आपने करना है। सही हो गया, समझ गए? प्रोडक्ट के नीचे 5 रिव्यू होंगे तो वो कन्वर्ट होगी, वरना आप जितना भी उस पर ट्रैफिक ले आओ, कस्टमर अपना फैसला नहीं बना पाएगा कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए। सेल्स वेलोसिटी पे हमने बात की थी लास्ट क्लास में, जब हम प्रोडक्ट को देख रहे थे, प्रोडक्ट के हमने नंबर्स को ड्रॉ किया था। हमने आपको बोला था कि अपने टॉप 10 सेलर्स की एवरेज लेनी थी, याद है? ठीक हो गया, उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है मैजिक बुक, इसका कीवर्ड पे इसको खोलते हैं, एक नज़र देखते हैं कैसी आ रही है ये।
ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने नॉर्मली जो लास्ट हमने बात की थी, यहाँ तक कि एक प्रोडक्ट को हमने खोला था, उसके मेन कीवर्ड से उसकी जो हमने अपनी रैंकिंग के लिए टारगेटेड जो पोजीशन देखी कि हमको टॉप 10 में आना है, तो यहाँ पे एवरेज डेली सेल्स या 7 डेज़ की या 30 डेज़ की क्या चल रही हैं, सही है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर निकाल लिया। वापस से हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई एवरेज ऑफ टॉप 10 सेलर्स डिवाइड बाय 30 डेज़। सही है भाई, नेक्स्ट स्टेप को कर देते हैं। ये हमारे पास एवरेज आ गई, उसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 30 से, सिंपल। मेरे पास 57 सेल्स आ गई। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ लेस देन 15 सेल्स देन डिवाइड बाय 30, इफ़ मोर देन 15 सेल्स डिवाइड बाय 60। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि अगर मैं डायरेक्टली इसको हिट करने जाऊंगा कि डेली मैं 58 यूनिट की सेल्स वेलोसिटी मेंटेन करूंगा, 58 मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। डेली बेसिस पे 60 ऑर्डर कहाँ से लेकर आऊँगा मैं, कितनी मार्केटिंग कर लूँगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसको आसान करने के लिए, चूंकि हम सेल्स वेलोसिटी एक दिन के लिए नहीं हिट कर रहे, हम आहिस्ता आहिस्ता अपना ग्राफ लेके जाना चाह रहे हैं जो हमने बात की, तो उसके लिए अगर हम एक फार्मूला बनाते हैं, और फार्मूला कोई ऐसा नहीं है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। जो मल्टीपल अकाउंट्स देखे, जो रैंकिंग को करीब से देखा, उसमें जो बेहतरी लगी उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपकी जो रिजल्ट आ रहा है ऊपर कि आपके टॉप 10 सेलर को आपने जब 30 से डिवाइड किया है, तो अगर आपकी जो सेल्स हैं वो 15 से कम हैं, ठीक है, या तो 15 है या तो 15 से कम है, तो आप वो उसको डिवाइड करोगे 30 से, और अगर 15 से ज़्यादा हैं तो आप उसको 60 से डिवाइड करोगे सिंपली। तो अब इसको आप डिवाइड कर लोगे। उसके बाद का सिंपल सा रूल ये है कि उसको 3 दिन तक मेंटेन करना है, ठीक है। 57 को डिवाइड करें 60 से, कितना आता है? 1.9 आ गया। 2 सेल्स आपने 3 दिन तक मेंटेन करनी है, आप कहाँ जाओगे? टॉप 10 के क्राइटेरिया के अंदर आना शुरू हो जाओगे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर मैंने 3 दिन तक मेंटेन किया, मैं तो टॉप 10 में नज़र नहीं आ रहा, कब नज़र आऊँगा? आप रिव्यूज़ जब लाइव हो जाएंगे, क्योंकि रिव्यू और द फ़ौरन से लाइव नहीं हो सकता। रिव्यू लाइव होगा, डिलीवर होगी, पहुँचेगी कस्टमर के पास, 4 से 5 दिन रिव्यू के लिए लगते हैं। तो 5 दिन का एक टाइम होता है, जब आपके पास प्रोडक्ट के रिव्यू हो जाएंगे तो वो आपको अपने डिज़ायर स्पॉट के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगी इस फॉर्मूले के तहत। ठीक हो गया? अच्छा, अगर तो ये फार्मूला काम नहीं करता, तो ये फार्मूला काम ना करे तो इसके लिए और नीचे चीज़ें हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कंपटीशन अलग अलग होता है। कि अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हमको टी शर्ट रैंक करवानी है, सेल्स वेलोसिटी कम से कम 2,5-3 हज़ार होती है वहाँ पे एक सेलर की, तो उसके लिए फिर ये कि बाकी चीज़ें फिर सपोर्ट करती हैं। सेल्स वेलोसिटी हमको ऑर्डर नहीं करवाने के, मैं पागलों की तरह ऑर्डर किए जा रहा हूँ, नहीं होगा उससे कुछ भी, उससे जाओगे फिर नीचे आ जाओगे। लेकिन क्या बात हुई कि अगर मुझे रैंकिंग करनी है तो क्या डेली करूँ? डेली 2 ऑर्डर करूँ। अब डेली 2 ऑर्डर बहुत तरीके से हो सकते हैं। डेली 2 ऑर्डर फेसबुक से मैं कस्टमर्स के लिए कर सकता हूँ, मैं कुछ ना कुछ और ट्रैफिक दराज लाइव कर सकता हूँ 2 ऑर्डर्स के लिए, मैं फ्री शिपिंग दे सकता हूँ शुरू में अगर मेरा मार्जिन नहीं है, फिर भी कि मुझे वेलोसिटी मेंटेन करनी है, मेरे पास इनिशियल ऑर्डर आएंगे तो मैं अपनी जगह पकड़ता चला जाऊँगा। जब मैं वहाँ पे सेट हो जाऊँगा तो फिर मैं भले फ्री शिपिंग हटा लूँ, सेट हो जाएगी वहाँ पे कहानी। सही हो गया? तो कुछ भी करके मैं सेट हो सकता हूँ। मुझे अभी यह क्लियर हो गया कि मुझे पर डे के हिसाब से 2 से 3 ऑर्डर चाहिए, जैसा मेरा कंपटीशन है। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो 10-12 चाहिए होंगे, 8 चाहिए होंगे, उस हिसाब से आपको बजट करना होगा। और पहला मसला ये है कि नए सेलर के पास तो ऑर्डर लिमिट भी नहीं है, तो उसको उस ऑर्डर लिमिट के अंदर रहना है इनिशियली, ठीक है। और ऑर्डर लिमिट अगर 10 है और हम फेक ऑर्डर करते हैं 10 के 10, क्योंकि जब फेक ऑर्डर करते हो लिस्टिंग थोड़ी सी बूस्ट होती है, ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आता है। तो अगर किसी की ऑर्डर लिमिट 10 है तो वो कम से कम 5-6 ऑर्डर पे रोक दे अपनी कहानी को, 4 को ऑर्गेनिक ऑर्डर के लिए भी जगह रखे, क्योंकि अगर ऑर्डर लिमिट फुल हो गई तो आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, वो किसी भी कस्टमर को नहीं नजर आएगी प्रोडक्ट। तो आपने उसको इतने पे ले जाके छोड़ देना कि ऑर्गेनिक की भी जगह बने। और हमेशा कोशिश करो कि जब भी नया स्टोर हो, हम शुरू के जो 3 हफ्ते हैं वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखें। जो शुरू के 3 साइकिल हैं, 14 डेज़ का, 14 डेज़ का, 14 डेज़ का, टोटल कितने होगा? ये 1.5 महीना हो गया तकरीबन। 1.5 महीने में हम इनिशियली 45 डेज़ के अंदर अपनी पोजीशन को इतना अच्छा कर लें कि वो 10 से कितनी होगी? 15 होगी, 15 से 22 होगी, 22 से तकरीबन 45 हो जाएगी, 45 से फिर 62 हो जाएगी, 50-60 हो जाए ना वो, तो फिर ये हो कि गिरेगी भी तो 10% गिरेगी ना। अगर चलो गलती हो भी जाती है, शुरू में बेहतर करके मैं एक स्पॉट पे चला जाऊं कि बार बार मेरे ये मसले नहीं हो कि हर 10 दिन बाद वो ऑर्डर लिमिट 10 पे आ जाती है, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। शुरू में अपनी परफॉर्मेंस सारी चीज़ें सही रख के उसको 50-60 जब हम क्रॉस करवा लेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा भाई,
ये सारी जो मार्केटिंग की बात है, ये जो सारी चीज़ों की बात हो रही है, स्पेंडिंग पे बात हो रही है, हर जगह खर्चा दिख रहा है अभी आप लोगों को, तो दराज का फ़ायदा यही है कि वन टाइम अगर वो चीज़ सॉर्ट हो गई, ऑर्गेनिक जब उस पर ऑर्डर आने लग गया, फिर किसी किस्म की ना मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत है, ना मुझे उस पर डेली उस पर टाइम लगाना है। मैं आधे पौने घंटे सिर्फ मोबाइल पे उसको, चैट्स को, बाकी चीज़ों को, हमने अभी बताया इंडिकेटर्स को अगर हमने 24 घंटे में एक दफ़ा देख लिया, मैं बोलूँ नॉर्मल स्टोर को आप आधा पौना घंटा भी डेली दोगे, वो सुकून से चलेगा। आपको उसके अंदर कुछ भी डेली बेसिस पे कि मैं रोज़ प्रोडक्ट के कीवर्ड चेक कर रहा हूँ, मैं रोज़ कैंपेन लगा रहा हूँ, कैंपेन हटा रहा हूँ, नहीं भाई, सिस्टमेटिक लेवल पे चलेगा। आप ये बस चीज़ों को सेट कर लो, शुरू में थोड़ा सा फोकस के साथ देखो सारी चीज़ों को कि क्या हो रहा है, फिर जैसी जैसी परफॉर्मेंस चल रही है उसको आप बेहतर करते रहोगे। ये चीज़ हो गई कि हमने जो सेल्स वेलोसिटी निकाली उसको हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं 15 से और 30 से, सॉरी 30 से और 60 से, वो परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि हम उतने लेवल के ऑर्डर हिट नहीं कर सकते कहीं पे भी ले जाके। ठीक हो गया। और हम कोशिश करेंगे कि वो मिनिमम 3 दिन तक हम हिट करें, जो भी हम काम करेंगे वो मिनिमम 3 दिन तक करें। एक दिन होगा एल्गोरिथम उसको कैच करेगा कि यार वन टाइम हो गया, रेयरली कोई इसने कोई ऐड लगाई होगी। सेकंड डे होगा, एल्गोरिथम को हर चीज़ आपको पढ़ानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है कि हाँ भाई मुझे 10 ऑर्डर की ज़रूरत है, मुझे 10 ऑर्डर की ज़रूरत है, मुझे 10 ऑर्डर की ज़रूरत है। चौथे दिन वो बोलेगा हाँ आपको ज़रूरत है। सही है। इस तरीके से उसको ट्रेन किया जाता है हर चीज़ पे। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर मैं प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मैं शुरू में उसकी प्राइस अभी अपना मार्जिन नहीं रख रहा, मैं उसको लॉन्च करूँगा, वैसे मेरी प्राइस है 1899, लेकिन अभी मैं चूंकि मुझे शुरू में ऑर्डर चाहिए, मैं उसको 1500 पे लॉन्च कर देता हूँ। तो भाई एल्गोरिथम क्या सीख रहा है कि आप एक ने प्रोडक्ट एक लॉन्च की, 1500 रुपये उसकी प्राइस थी, आपको इनिशियल 30 ऑर्डर आ गए 1500 पे, अब आपको जब पैसे बढ़ाने हैं आप 1800 करोगे, ऑर्डर ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन इसीलिए हुआ है कि आपकी एक प्रोडक्ट की प्राइस 1500 थी, आप पे उसके ऑर्डर आए। तो ये वाला तो सिस्टम नहीं हो सकता कि शुरू में मैं कम रखूं बाद में बढ़ाऊं, जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा ऑर्डर स्किप हो जाएंगे। अगर मैं अपनी प्राइस 10% से ज़्यादा बढ़ाता हूं तो एल्गोरिथम मुझे रिस्ट्रिक्ट करेगा। कितनी? 10% से ज़्यादा बढ़ाऊं। अब मैं 10% से अगर मुझे ज़्यादा बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा बताएं, रीज़न कोई हल बताएं जी। सही है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लेंगे। कौन था? दोबारा कर लेंगे, दोबारा करेंगे तो फिर रिव्यूज चाहिए, फिर पूरी मेहनत चाहिए, सारी चीज़ें वापस चाहिए। देखिए भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया कि जब अगर हमको लेट सपोज 50% प्राइस बढ़ानी है, 500 रुपये की चीज़ थी 1000 रुपये की हो गई, तो मैं डे 1 पे 550 करूँगा, 600 करूँगा, एक आध दिन बाद मैं थोड़ा सा हफ्ता लगाऊंगा उसके साथ, मैं ठग करके भी कर सकता हूँ 1000 रुपये पे, लेकिन मेरी रैंकिंग सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। सही है। तो मैं अगर प्यार से लेके चलूँगा इसको तो कहानी चलती रहेगी। अच्छा, बहुत रेयर केसेस में ये होता है कि भाई एक चीज़ 1600 रुपये की आप बेच रहे थे, आगे से महंगी हो गई। इंपोर्टेड आइटम पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एकदम से छलांग मारती है, 400-300 रुपये का गैप ले लेता है वो। तो उस केस में होता है कि अगर एक चीज़ 2100 की थी, अब वो 2400 की हो गई, तो मैं फिर 2-3 वेलोसिटी मेंटेन करूँगा। एल्गोरिथम को बताऊँगा कि सर अब ये चीज़ 2400 रुपये की बिक्री है। सही है। तो उस हिसाब से उसको उस वक्त ट्रेन करना पड़ेगा, उस वक्त उसको बताना पड़ेगा। अच्छा भाई, यहाँ पे ट्रैकिंग भी करनी है आपने, पता चला आपने ऑर्डर करवाया, आपको पता ही नहीं आपका प्रोडक्ट कहाँ घूम रहा है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है। सही है। आपने उसको उसके मेन कीवर्ड पे देखना बहुत ज़रूरी है कि पहले कहाँ पे था उस मेन कीवर्ड पे, अब क्या बेहतरी हुई ऑर्डर के बाद, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली तो क्या बेहतरी हुई। अच्छा, कभी भी आपको आपकी जीमेल पे या आपके जो भी पीसी है उस पर रैंकिंग का अंदाज़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो कैशे हैं, आप अपनी प्रोडक्ट ही सर्च कर रहे हो बार बार, आपको हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पे दिख रही हो, लेकिन आपने किसी ऐसे बंदे के मोबाइल पे देख लेना है जो कि दराज यूज़ नहीं करता, उसके लिए फ्रेश है, या तो सिंपल क्रूम खोलना है नया, जब वो मांग रहा होता है कि कोई साइनअप करो तो आप उसको गेस्ट चले जाओ एज अ गेस्ट। ठीक है। उसका कोई कैशे नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है। एज अ गेस्ट पे जाके आपको अपनी ये ऑर्गेनिक रैंकिंग का अंदाज़ा हो जाएगा, या तो आप इनकॉग्निटो मोड खोल लो। ठीक है। इस तरीके से आप अपना पोजीशन देख सकते हो कि मैं कीवर्ड्स पे कहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक हो गया। ऑर्डर हमेशा मोबाइल से होंगे। ऑर्डर्स जो भी फेक ऑर्डर्स करवाएंगे, जो भी कुछ भी करेंगे, मोबाइल से करेंगे। क्वेश्चन आंसर जितने भी होंगे मोबाइल से होंगे। ऐड टू कार्ट जितने होंगे मोबाइल से होंगे। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल शॉपिंग होती है 95% वो मोबाइल का यूज़र होता है। वेब के सिर्फ आप और मैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है। वेब से कोई पैटर्न नहीं होता कि ऐड टू कार्ट हो रहे हैं, तो अगर हो रहे हैं तो वो फिर ज़ाया है, एल्गोरिथम उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि यार ये बिल्कुल अजीब सी हरकत हो रही है, बिल्कुल नया सा कोई काम हो रहा है ये। ठीक हो गया। जितना भी काम होगा मार्केटिंग से रिलेटेड वो मोबाइल ओरिएंटेड होगा, मोबाइल से होगा वो।
रैंकिंग होगी, ऑर्डर्स होंगे, पोजीशन देखी जाएगी, सब मोबाइल के लिए होगा, क्योंकि मोबाइल का और वेब का अलग अलग इंटरफेस है। आप अगर वेब को लेके बैठे हो तो वो कस्टमर वेब पे नहीं आ रहा है, कस्टमर वेब पे सर्च भी नहीं कर रहा है। ट्रैकिंग कर ली आपने, सही हो गया। उसके बाद ऐड टू कार्ट कर लिया। ऐड टू कार्ट मुफ्त हैं, आप गेट पे खड़े हो जाओ 15 मिनट पहले, अपनी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करवा लो। यहाँ पे तकरीबन कुछ 100-200 लोग हैं, ठीक हो गया, आपके पास ट्रैफिक आएगा। अब ऐड टू कार्ट करवा ली है, स्टेप बाय स्टेप है। पहले क्या था, रिव्यू होना चाहिए, रिव्यू नहीं है, ऐड टू कार्ट किए चले जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक बंदे को दिख रही है वो प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट मुझे दिख रही है लेकिन मैं ले ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रिव्यू नहीं है। मैं कैसे आप पे ट्रस्ट करूं कि आपने बेची है नहीं बेची, आप क्या बेच दोगे मुझे, सही है। तो रिव्यू के बाद अगला ऑप्शन आ गया ऐड टू कार्ट। इसमें कोई पैसे नहीं लगने, आप नॉर्मल, आपके पास दूसरा बटन होता है बाय नाउ के बाद ऐड टू कार्ट का। ऐड टू कार्ट भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, आपकी लिस्टिंग को बूस्ट कर देता है। तो अब आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप अपनी सेल्स वेलोसिटी मेंटेन कर रहे हो, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है, उस दौरान आप रोज़ के 5 सवालात डलवाएं अपनी लिस्टिंग के अंदर, 5 to 6 क्वेश्चंस आप ऐड कर दें, और 10 ऐड टू कार्ट कर लें मोबाइल से। अब ऐड टू कार्ट आप खुद भी कर सकते हो, वालिद साहब, वालदा, भाई बहन, जो भी आपके घर में लोग हैं आप उनसे भी कर सकते हो। रोज़ रोज़ बाहर के लोग कैसे लेकर आओगे, ठीक है। इससे पिछली क्लास में एक अंकल थे, उनकी शॉप थी मोबाइल मार्केट में, वो बोले कोई फकीर भी आता था ना मांगने के लिए कुछ भी, मैं उसका मोबाइल खोल के भी ऐड टू कार्ट करता था। पठान के होटल पे बैठ के मैंने ऐड टू कार्ट करवाए लोगों से कि यार मोबाइल दो 2 मिनट ऐड टू कार्ट करें, यहीं पे बैठे होते थे वो। तो ऐड टू कार्ट पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी से भी करवाएं, लोगों से करवाएं, आप इंजॉय करें इसको, ठीक है जी। अच्छा, राइट कीवर्ड को सिलेक्ट करके करना है हमेशा। ऐड टू कार्ट जो भी करना है, ऑर्डर जो भी करना है, वो आपके कीवर्ड पे करना है। हमारे लिए मेन कीवर्ड हमारा जैसे हैंडबैग फॉर गर्ल्स था, अब मैं लिख रहा हूँ बैग, मेरी प्रोडक्ट आ रही है, मैं करवाए जा रहा हूँ, उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जो मेरा राइट कीवर्ड है, जहाँ पे मुझे अपनी रैंकिंग लेनी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स हैं, मुझे वहीं पे उसको ले जाके टारगेट करना है। अच्छा भाई, बाज़ औक़ात ये होगा कि मैं आपको ग्रुप पे लिंक दे दूँ कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ऐड टू कार्ट करें। मैं लिंक से कितने भी ऐड टू कार्ट करा लूँ, 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होगा। मुझे क्या करना है, मुझे सर्च करना है, मुझे कीवर्ड टाइप करना है, मुझे प्रोडक्ट तक आना है, फिर ऐड टू कार्ट करना है या ऑर्डर करना है, जो भी करना है टाइप करके करना है, एक कस्टमर के बिहेवियर के तरीके से करना है। लिंक से करूंगा, एल्गोरिथम बोलेगा डायरेक्ट ट्रैफिक आया, इसने कोई कैंपेन लगाई हुई होगी, ठीक हो गया। तो आपने सारा चीज़ें परफॉर्म करनी है, वो एज अ कस्टमर करनी है। नॉर्मली लिंक से कोई भी काम, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपको। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट उस कीवर्ड पे आती ही नहीं है, क्या करें। तो आपने वो कीवर्ड लिखा, हो सकता है शुरू में ना आए, जो आप शुरू के ऑर्डर करवा रहे हो ना, जब आपको रिव्यूज़ करने 5, उसमें आप हो सकता है 2 लोगों का लिंक से करो। जब आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यू आ जाएगा तो वो कीवर्ड पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब आप ऐड टू कार्ट करने के लिए देना चाहते हैं तो आप अपना कीवर्ड बताएंगे और उसका प्राइस का डिफरेंस बता देंगे कि ये प्रोडक्ट 310 रुपये से 330 का प्राइस फिल्टर मारोगे ना, 4थे नंबर पर आ जाएगी। इनिशियल शुरू में आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप नए प्रोडक्ट लिस्ट करते हो वो 8वें 10वें 20वें पेज पे है। अब अगले बंदे के बाद टाइम थोड़ी आप उससे बोले ऐड टू कार्ट करो, वो पता चला ढूंढे जा रहा है आधे घंटे तक, सही है। तो आप उसको थोड़ा सा रिफाइन करके दे सकते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करके एज अ बाहर की तरह मैच्योर आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि आप गए ठग ऐड टू कार्ट बाहर, सही हो गया। और ऐड टू विशलिस्ट भी किया जा सकता है। ऐड टू विशलिस्ट क्या होता है भाई, ये दिल देख रहे हैं आप लोग, ये है कि ऐड टू कार्ट ये होता है कि मैं जाके इजाज़त लूँगा बेगम से और फिर ख़रीदूँगा, सही है, या मैं पैसे जमा कर रहा हूँ मैं फिर ख़रीदूँगा। और विश लिस्ट ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ख़रीद लूँ, सही है। तो विश लिस्ट ये होती है कि मैं चाह रहा हूँ ये प्रोडक्ट मैं कभी ना कभी लूँगा, तो आप उसको यहाँ पे लाइक कर सकते हैं कि भाई मैं ये लूँगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि सही है, आपने प्रोडक्ट के फीचर या सर्विसेज से रिलेटेड ही पूछना है कि भाई आप कितनी दिन में डिलीवर करते हैं, आपके पास फास्ट डिलीवरी होती है क्या, आपके पास 5 वो होती है क्या, फास्ट डिलीवरी होती है क्या। फिर ऐड टू कार्ट करके आप जब आ गए वापस से, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ऐड टू कार्ट किए रिमूव कर दिए। ऐड टू कार्ट आप रख सकते हो साल भर, कोई मसले वाली बात नहीं होती। तो ऐड टू कार्ट रखने हैं, अपने कार्ट में रखना है उस प्रोडक्ट को, ठीक हो गया। ऐड टू कार्ट करने की जी, ये एक प्रोडक्ट पे गए आप, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाय नाउ खरीदना चाहते हो या इजाज़त नहीं है तो ऐड टू कार्ट, ठीक है।
इसको क्लिक करेंगे, जीमेल आपकी जो भी अकाउंट होगा, अभी यहाँ पे लॉगिन नहीं है, बस सिंपल ऐड टू कार्ट हो गया, वो आपके कार्ट में चला जाएगा प्रोडक्ट। कार्ट मतलब आप इम्तियाज़ में घूम रहे हो, आपकी ट्रॉली है, आपने सब कुछ डाल दिया उसके अंदर, दरवाजे पे ट्रॉली छोड़ के आप चले गए कि यार मेरा तो इरादा नहीं था। सही है, तो ये चीज़ है। और विश लिस्ट आपकी काउंट होती रहती है, 200-400 पर बंदे की होती है वो, कि भाई मैं ये प्रोडक्ट को भी पसंद कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट भी कभी ना कभी लूँगा, इस तरीके से है। ठीक है जी, तो ऐड टू कार्ट करके आपने उसको रखना है कार्ट के अंदर, रिमूव नहीं कर देना है। एक और सबसे मुफीद तरीका ऐड टू कार्ट करने का वो ये होता है कि हम दो लोग हैं, लुकमान भाई और मैं, दोनों एक ही चीज़ बेच रहे हैं। सही है, मैंने आपको दोनों का लिंक दिया, मैंने कहा कि इसका भी ऐड टू कार्ट करो, मेरा भी ऐड टू कार्ट करो, इसका रिमूव कर देना, मेरा रख लेना। एल्गोरिथम समझता है इस बात को। तो ये बहुत बारीक लेवल पे जाके होता है, जब बहुत ज़्यादा दो कंपटीटर लड़ रहे हैं, सेल्स एक के बाद एक चली जा रही है, तो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं कि भाई तुम इसकी प्रोडक्ट बाय करो, मैं तुम लोगों से बाय करवा रहा हूँ कि नेगेटिव फीडबैक दे देना। तो हमने नहीं करना, हमने लीगल रहना है, जो भी तरीक़ेकार हैं तरीके से हमने फ़ाइट करनी है अपने कंपटीटर से। इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी कि उसकी प्रोडक्ट बाय कर दी, रिटर्न करवा दिया, गलत रिव्यू दे दिया, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। लॉन्ग रन में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2-4 दिन के लिए आप जीत जाओगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर रखना है, इस तरीके की हरकत नहीं करनी। अगर आपके साथ भी हो जाती है तो उसके तरीक़ेकार हैं, आपने इस तरीके के मामलात नहीं करने कि फ़ोन करके उसको गालियां दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपस में ये होता है कि जब आप, जैसे मैंने आपको जॉनी की एग्जांपल दी थी, उसमें जो पंजाबी सेलर था वो लड़ने मरने पे आ गया था कि भाई ऐसे कैसे कर दिया तुम लोगों ने, तो भाई मार्केट है, तुम भी बेचो। सही है, रिटर्न्स आने लग जाते थे, तंग कर रहे होते थे, रिव्यूज़ में गालियाँ लिख रहे हैं। तो आपने अपने काम से काम रखना है, काम है दराज का, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, तरीके से चीज़ें होंगी, आपको उससे कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। सही हो गया। लोग बहुत ज़्यादा, अगला भी जज्बाती हो गया, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, नहीं, आप एज अ सेलर बहुत ज़्यादा आपने काम रहना है, चीज़ों को लेके चलना है, इदारा है वो सेट कर देगा सारी चीज़ें। रिव्यू डिलीट दराज वाले कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक टाइम आपको बता दिया कि अगर सुबह 12 से 6 के दरमियान आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो बाकी टाइमों से ये ज़्यादा मुफीद है। इसको नोट कर लेंगे अगर हमको इस टाइम पे करना है तो सही है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है कि इफ़ यू लूज़ 10% ऑन प्रीवियस डे ऑन बिजनेस एडवाइज़र, फॉर एग्जाम्पल कल की सेल आपकी थी 400 रुपये और आज की जो सेल है वो आपकी 360 रुपये हो गई। अगर आप ये चीज़ अपने जब देख रहे हो कि ग्राफ आपका डाउन जा रहा है, सर मैं फाइल शेयर कर दूंगा आपके साथ, टेंशन नहीं लें आप, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, जब अपना प्रीवियस डे से, शौकीन है पढ़ना है ये, प्रीवियस डे से जब आप अपना रेवेन्यू लूज कर रहे होते हो, जब आप अपने विजिटर लूज कर रहे होते हो, तब भी आप ऐड टू कार्ट करते हो कि इनिशियल रैंकिंग हो गई, सारी चीज़ें हो गई, स्मूथ कारोबार चल रहा है और अब भी मुझे ज़रूरत है, तो क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा ऐड टू कार्ट करके अपना रेवेन्यू मेंटेन रखूंगा। चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं डेली उसमें, ठीक है जी। अगर आपकी रैंकिंग सस्टेन नहीं है कि आज आप पहले नंबर पे नज़र आते हो, कल आप चौथे नंबर पे होते हो, फिर आप लास्ट पे नज़र आ रहे होते हो, फिर आप टॉप पे होते हो, सस्टेन नहीं है, ऊपर नीचे आप होते रहते हो, तो आप उसके लिए भी ऐड टू कार्ट करवा सकते हो डेली 2-4 लोगों से, ठीक हो गया। ऐड टू कार्ट आपको नॉर्मली लोग कर देते हैं कि भाई समथिंग ये ग्रुप हो गया, मजीद आपके दोस्तों यारों के ग्रुप होंगे, चीज़ें होंगी, आप वहाँ पे लिंक दे सकते हो। या सिर्फ तफरी करने के लिए भी हो सकता है कि फेसबुक पे आपने लिंक डाल दिया किसी ग्रुप में कि भाई बहुत एक्साइटिंग डिस्काउंट है, ना प्रोडक्ट शो रही ना लिंक, लोग क्लिक तो करेंगे, ट्रैफिक तो जाएगा, प्रोडक्ट ऊपर आएगी। तो बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। QR लगा के छोड़ दिया दरवाजे के बाहर, ये स्कैन करो और जादू देखो, लोग करेंगे स्कैन उसको, सही है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि ऑर्डर कैसे करना है, हाउ टू डू ऑर्डर। जो हमने फेक ऑर्डर करना है वो कैसे करना है। नेवर गो विथ लिंक, जैसे हमने बात की कि लिंक से करने का पैसे ज़ाया करने वाली बात है, हमारे पास उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है जी। अगर आप अपना टारगेटेड कीवर्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो, अपने टारगेटेड कीवर्ड पे प्रोडक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। पैसों का फ़िल्टर हो सकता है, रेटिंग का फ़िल्टर हो सकता है, रिफाइन करके आप अपनी प्रोडक्ट तक आ सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, डास अभी हमारा कवर नहीं हुआ, तो जब डास कवर होगा तो हम मेन कीवर्ड वहाँ से भी देखना सीख लेंगे। यूज़ बंडल फॉर डिस्काउंट्स। लोग क्या करते थे, लोग वाउचर का इस्तेमाल करते थे। दराज ने वाउचर को पकड़ना शुरू कर दिया कि इन ऑर्डरों में वाउचर लगा हुआ है, साइड पे ले आओ, इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको। एक ना एक पकड़ा जाता था, उसमें से पकड़ा जाता था, क्या होता था, स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था। देखो, दराज के हब पे पॉलिसी नहीं है कि वो आपका पार्सल खोल दें। आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ, आपने उसका पार्सल पैक किया, वो सील है,
दराज की पॉलिसी नहीं है कि वो कोई भी खुलेगा, वो फाइनल डेस्टिनेशन पे कस्टमर के पास पहुंचेगा तब वो खुलेगा। सही हो गया। तो अब हब पे आप पहुंचे, अब आपने 2 नंबरी की हुई अंदर के लुकमान भाई मेरा तो प्रोडक्ट 5,000 रुपये का है, मैं आपको प्रोडक्ट नहीं भेजता, मैं आपको चॉकलेट डाल के भेज रहा हूँ, आप खा लेना, एंजॉय करो, ठीक है, प्रोडक्ट मेरे पास ही है, आपको ही भेजना है ना, मुझे पता है आपसे अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है। लेकिन जब ये अगर ये वाउचर से हुआ हुआ दराज उसको ट्रैक करेगा, तो अगर वो खुला और उसके अंदर प्रोडक्ट नहीं हुआ तो फिर पुलिस आएगी आपको लेके जाने के लिए, डाला आएगा आपको लेने के लिए। ऐसा नहीं है, आपका स्टोर बंद कर दिया जाएगा, दराज के जो मामलात हैं वो आपके उठा लिए जाएंगे, आपकी जो एनआईसी या जो भी एनटीएन पे आपका रिस्ट्रिक्ट आप डिटेल्स दली में वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा हमेशा के लिए, आप वापस से कारोबार में दाखिल नहीं हो सकते उस डिटेल से। तो आपने चूंकि वाउचर को पकड़ने लग गए, वाउचर का मसला मसाइल हो गया। वाउचर बहुत सारे तरीकों का बनता है, हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह कल। वाउचर मैं आपके लिए भी बनवा सकता हूँ अलग से, कि इस ग्रुप के लिए बना दिया बैक एंड पे, वो किसी को भी नहीं नज़र आएगा कि उखाई 10% आप लोगों के लिए डिस्काउंट है, उखाई 20 आप लोग लिखोगे तो आपको आ जाएगा, जिसको पता होगा वो डालेगा, उसको डिस्काउंट वैलिड हो जाएगा। तो लोगों ने इसका मिसयूज़ बहुत किया, 1-1 रुपये पे 10-10 रुपये पे प्रोडक्ट जा रहे हैं। अब वाउचर जो है वो रेड लाइन पे आता है, मतलब वाउचर आप नॉर्मल भी दोगे तो तब भी इन्वेस्टिगेट हो रहा है आपका पार्सल। तो अब अगर हमने ऑर्डर करना है तो हम बंडल के ज़रिए कर सकते हैं। बंडल में ये है कि पकड़नी होती, बंडल से मुराद ये है कि मैं आपको बोला लुकमान भाई मेरी प्रोडक्ट पे जाके आपने क्वांटिटी 3 बाय करनी है, आपका डिस्काउंट हो जाएगा। वो ना किसी को नज़र आएगा ना वो किसी को समझ में आएगा, तो आप उससे बच सकते हो। तो मेनली प्रेफर किया जाता है कि जब हम ऑर्डर करें तो हम बंडल्स का इस्तेमाल करें, हम वाउचर का इस्तेमाल ना करें। सही हो गया। इसको डिटेल में हम वाउचर बनाना, बंडल बनाना कल डिटेल में देख रहे होंगे, ठीक है जी। अगर आपके पास दराज मॉल का स्टोर है, आप किसी बड़े ब्रांड के लिए सर्विस दे रहे हो, तो ये टुच्ची हरकत आपने नहीं करनी है। उसके लिए क्या करना है वो हम दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन देखेंगे कि वहाँ पे फिर बड़ा ब्रांड होता है तो हम डे 1 से स्पेंड कर रहे होते हैं, हम इतने गिरते नहीं हैं। अब मैं ब्रांड को बोलूँ, वो बोलेगा भाई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने कहा 2 ऑर्डर करेंगे रोज़, सही है, तो बोलेगा भाई आप भी बाहर जाएँ, ये बंद करें दराज को, सही है। तो जिस लेवल का काम होता है उस लेवल पे चीज़ें होती हैं। इनिशियली इंडिविजुअल के लिए ये सारी चीज़ों के लिए बेहतरीन है ये तरीक़ेकार। अच्छा जी, अगर आपके पास ऑर्डर लेट सपोज 10,000 रुपये की एक प्रोडक्ट का है, फिर क्या करेंगे? फिर हम इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स लाइक कि भाई साद लखी बहुत मशहूर हैं, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको आपने प्रोडक्ट भेज दी, सही है, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हुए वीडियो बना दी। अब उस वीडियो को 5,000 10,000 लोग देख रहे हैं, या किसी भी इन्फ्लुएंसर को आपने दे दी। अब वो बंदा उसको कह लो कि अनबॉक्सिंग वीडियो उसने अपलोड की विद आपकी लिंक, ठीक है, और जहाँ पे आपने 25-30 ऑर्डर करने थे उस महंगे प्रोडक्ट के, वो एक ही से उतना ट्रैफिक वो डाइवर्ट करके आपको ला देगा। तो महंगे प्रोडक्ट्स में फिर इन्फ्लुएंसर को देखा जाता है। इन्फ्लुएंसर बहुत तरीके के होते हैं। 25 लाख रुपए जुनेजो मांगता है, इरफान जुनेजो के रेट जो हैं वो 25 लाख रुपए एक प्रोडक्ट की स्टोरी के हैं। जुनेद अकरम के कितने होंगे? 10 लाख रुपए हैं उसके, सही है। इस तरीके से डिफाइन होते हैं रेट। जब फिर ब्रांड का काम करेंगे कभी आप, इंशाल्लाह मौका मिलेगा। एक लड़की मशहूर हुई थी, पार्टी हो रही है, सही है, वीडियो मशहूर हुई थी, कितने चार्जेस लेती होगी वो एक नॉर्मली? उसको भी एक ब्रांड ने हायर किया था 6.5 लाख रुपए में। तो ये इस तरीके से काम होता है, पूरी इंडस्ट्री है ये। खैर, तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि भाई 20-25 फॉलोअर हैं, वो बोले सिर्फ प्रोडक्ट दे दो मैं कर दूंगा, सही है। साथ भाई के रेट हैं, वो कैसा कस्टमर है उस हिसाब से होते हैं। वो आप उनका डोमेन है भाई वो, ठीक है जी। अगर आपके पैसे कम हैं, प्रोडक्ट की 100-50 रुपये वाला प्रोडक्ट है, आप अपने दोस्तों यारों से ऑर्डर करवा लें, ठीक है जी। मार्केटिंग ऑर्डर शुड बी नॉन COD। अभी आपको लुकमान भाई ने शिपिंग लेवल पे दिखाया था कि उस पे पैसे नहीं लिखे हुए थे, ठीक है जी। तो आपने अपना मार्केटिंग ऑर्डर जो करना है वो नॉन COD रखना है। नॉन COD का ये मतलब है कि अगर लुकमान भाई मेरे लिए ऑर्डर कर रहे हैं तो लुकमान भाई बैंक से उसको पे करेंगे, COD नहीं होगा वो किसी भी सूरत में। क्यों? क्योंकि वो 3,000 वाला प्रोडक्ट है, मैंने बंडल लगा के उनको 30 रुपये करे हुए हैं। अब अगर ये COD करते हैं तो उस प्रोडक्ट पे 30 रुपये लिखे हुए आएंगे, हब पे जाएगी, स्कैन होगी, उनको तो पता है ना प्रोडक्ट क्या है, वो बोले 30 रुपये में इतनी सस्ती प्रोडक्ट है, ऐसा क्या है? स्टोर पे जाके देख लिया अगर उसने, मसले में आ जाएंगे आप लोग। तो नॉन COD हमेशा रखना है कि वहाँ पे जीरो ही शो हो, आपको अगले को पता ही नहीं हो कि इसके अंदर क्या है, ठीक हो गया जी? आवाज़ नहीं आ रही,
कैसे करते हैं? नॉर्मल ऑर्डर को जब आप परचेस कर रहे होते हो तो वो कैश ऑन डिलीवरी की जगह आप कार्ड से पे करोगे तो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। ठीक है जी। वो भी नॉन सीओडी होगा, क्योंकि वो डिस्काउंट का जो आपकी अमाउंट लिखी हुई रहती है नॉन सीओडी होती है, और आफ्टर सारे डिस्काउंट के बाद की जो प्राइस होती है वो होती है, तो इसलिए उसको छुपाने के लिए आपको उसको नॉन सीओडी रखना ज़रूरी है। सेलिंग प्राइस के ऊपर करेगा? नहीं, क्यों करेगा? तो आप 3000 दिए ही नहीं उसको, उसको जो रिसीव हुआ उस कीमत पे करेगा वो। ऑर्गेनिक अगर रैंकिंग की बात करें तो जो एक लिस्टिंग होती है उसके जो शुरू के 20 दिन होते हैं उसको वो हनीमून पीरियड कह रहा होता है, वो आपको एडिशनल उसकी बेनिफिट दे रहा होता है, बूस्ट कर रहा होता है। कभी आप रात में देखोगे नई लिस्टिंग्स आ रही होती है तो इनिशियल पुश हो रहा होता है, तो वो जो पुश होता है वो सिर्फ 20 दिन का होता है। अगर आप अभी लिस्टिंग करके सिर्फ सोच ही रहे हैं कि मुझे मार्केटिंग करनी है, आपने लिस्ट करते ही सारी मार्केटिंग उसके साथ अलाइन करनी है ताकि मुझे ऑर्गेनिक प्लस जो मैं इनऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ रहा हूँ तमाम तर चीज़ें मिलके मुझे बेहतर से बेहतर रिजल्ट दें। तो लिस्टिंग के फ़ौरन से बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जो चीज़ें आप अभी देख रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक का टाइम आप अवेल कर सको ताकि आपको इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिले। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ्री शिपिंग का टैग मस्ट है। फ्री शिपिंग के टैग से मुराद ये होती है कि हम फ्री शिपिंग ना भी दें तब भी हम फ्री शिपिंग कह दें कि हम दे रहे हैं। जैसे अभी देख लेते हैं, अब ये आइटम तकरीबन कितने 462 हैं। ये भी कह रहा है मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ, ये भी कह रहा है मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ, ये भी कह रहा है मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ। 447 रुपये की प्रोडक्ट है, 200 रुपये की फ्री शिपिंग क्या ये दे रहा होगा? नहीं दे रहा होगा। तो ये क्या कर रहे होंगे ये देखते हैं। ये कह रहा है आप मुझसे 599 की शॉपिंग कर लें तो फ्री शिपिंग ले लें, लेकिन क्या हुआ कि फ्री शिपिंग का टैग लगा हुआ था। अब एक कस्टमर आता है, उसने ये कीवर्ड सर्च किया, उसको ये प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमर क्या करता है? कस्टमर ये करता है कि वो जाएगा शराफत से और फ्री डिलीवरी के टैग पे क्लिक कर देगा कि मुझे दिखाओ ही वो कि जिस पे फ्री शिपिंग है। तो अब वो लोग तो आएंगे जिनका टैग है, वो दे रहे हैं नहीं दे रहे, लेकिन उनको ट्रैफिक तो मिल रहा है। आप पता चला आपने फ्री शिपिंग का टैग ही नहीं दिया हुआ, आपके पास ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। मोस्टली कस्टमर ये करता है कि वो फ्री शिपिंग का टैग अप्लाई कर देता है आके। तो आपके पास फ्री शिपिंग का टैग होगा तो आप नजर आओगे, आप पे विजिटर काउंट होगा, जितने लोग देखेंगे उसकी कन्वर्जन निकलती है। पता चला लोग ही नहीं देख रहे आपकी प्रोडक्ट की तो वो कन्वर्ट नहीं होंगे, सेल्स नहीं नजर आएंगे आपको। तो फ्री शिपिंग का टैग जो है वो मस्ट है। अब आप ये इसमें से कोई भी नहीं दे रहा होगा मैं आपको बताऊं ना, लेकिन क्या है कि मैंने फ्री शिपिंग का टैग दिया, 600 लिस्टिंग्स थी, 300 रह गई। ठीक हो गया। ये देखेंगे हम डिटेल में फ्री शिपिंग लगाते हुए कैसे देना है, क्या करना है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये फिर डिटेल है, अभी समझ में नहीं आएगा कि वाउचर जो है वो क्या सीन है। जब हम करेंगे डिटेल में देखेंगे उस हवाले से कर लेंगे। कोशिश करें कि लिस्टिंग कर लें, डाउट में ना रहें कि अभी मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ। जो भी प्रोडक्ट समझ में आ रही है इनिशियल प्रैक्टिस के लिए उसको लिस्ट कर दो। उस पर अभी जो ऐसे एक्शन शुरू होंगे मार्केटिंग पे, हम चीज़ें अप्लाई करो। एक आध ऑर्डर आता है मार्केट से लेके दे दो, नुकसान में भी दे दो तो कोई मसला नहीं है। फिर ये कि समझ आ जाएगी, प्रॉपर प्रोडक्ट के साथ शुरू कर देना। लेकिन अभी सिर्फ सोचते रहोगे तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे, मसला हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।